is operation in मुल्तान region जी, और मुल्तान बेस्ड हूँ जी मैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो मतलब आप मुल्तान में आप ऑनलाइन ही आया करेंगे? जी जी डेफिनेटली सर। जबरदस्त। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हैं जी हमारे पास ऑनलाइन असद नैयर साहब। असद नैयर साहब, बताइएगा अपने बारे में कुछ। I am Asad Nair. I am working as regional manager finance at Faisalabad. ओके, मुझे यानी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और रेवेन्यू एनहांसमेंट मेरे प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैं ऑनलाइन ही ज्वाइन किया करूंगा आपको। राइट राइट, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू जी। अच्छा जी, जब जो बंदा बात ना कर रहा हो अपना माइक ऑफ कर लिया करे, ठीक है जी। हाफिज उस्मान साहब जी बोलिएगा ब्रीफली। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, माय नेम इज हाफिज उस्मान, आई एम बेस्ड ऑन फैसलाबाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ पे जी। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जी, और आप कहाँ लोकेटेड हैं? फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। फैसलाबाद, फैसलाबाद, जबरदस्त जी, बड़ी वैरायटी है जी हमारे पास, सब जगहों से लोग आ रहे हैं जी। नेक्स्ट हैं हसीब खालिद शेख साहब। जी सर, मैं यूफोन में एज एन एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी में, और मैं इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ। इस्लामाबाद में? तो भाई क्लास में आ जाइएगा ना, यहाँ पर फिजिकल क्लास में आ क्लास जाइए। सर H9 में पीटीसीएल एकेडमी में है ये सर। जी एकेडमी में है, ये 5:30 से 7:30 बिल्कुल यहाँ सर, पर फिजिकली बस बैठे। सर आज इंशाल्लाह मैं कोई कल से बैठा नहीं इंशाल्लाह हुआ मेरे जरूर सामने, इधर ही आऊंगा। अकेला बैठा हूँ मैं, बस एक सर बंदा है इसको। इंशाल्लाह सर, कल से इंशाल्लाह मैं आऊंगा। अच्छा जी, फहद मोहम्मद फहद साहब जी, माइक ऑन कर दें सर। इसका माइक ऑन है? ओके, चलें बोलें, जरा ऊंचा बोलिएगा। वैसे आपकी इसको मैं ऑन करने का मकसद ये था कि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो। अभी हाँ नहीं, अभी पूरी तरह आप लॉग इन नहीं हुए, आपको भी ये तो स्क्रीन तो नजर आना शुरू नहीं हुई। आपने अपना नाम वगैरह डाल दिया इसके अंदर? नहीं, आप मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नीचे उसके देखिएगा स्क्रीन पे, वो एक होगा कि गो ऑनलाइन या ऐसे कोई चीज होगी, फिर आपको ये स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं आता हूँ आपकी तरफ। कामरान मकबूल साहब, कामरान मकबूल साहब, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum ji. I am Kamran Makbul, working in the finance department as assistant manager in Faisalabad. I am looking after the regional finance issues and their reconciliations. वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अपना माइक बंद कर लीजिए, अभी आपने बात कर ली है, वेरी गुड। मोहम्मद उमर साहब, आपसे तो मेरी पहले भी बात हो चुकी है जी, बताइए। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Umar. I am from Lahore. I am working as assistant business manager, Gulbarga Exchange. जबरदस्त जबरदस्त, ओके जी। राजा खालिद साहब, राजा खालिद साहब, आर यू देयर? सालेहा वली, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। Sir, this is me, Sadha Wali. I belong to Lahore and currently I am working as a business manager in a Gulbarga Exchange. So Right. I will be online next few classes because I can't join in person in Islamabad. ओके, आप किस जगह पर हैं? सर, मैं इधर लाहौर में हूँ, गुलबाग में। अच्छा, ओके, चलें जी, चलें ऑनलाइन ही आपके साथ करते हैं। उमर फारूक साहब। Sir, Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम। Sir, my name is Umar Farooq. I am working in PTCL as an assistant manager pre-sales, solution designing में होता हूँ सर मैं। ठीक है, और मेरी सिटिंग F8 इस्लामाबाद में, F8 एक्सचेंज में बैठता हूँ। राइट राइट।
तो सर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगा, मैं आप और ज्वाइन फहद। करेंगे, फिजिकली ज्वाइन करेंगे। जी वेरी बिल्कुल गुड, सर, वेरी गुड। फिजिकल ज्वाइन करूंगा। जी सर। उस्मान अहमद जी साहब, जी उस्मान अहमद साहब, और कौन रह गया था? उस्मान अहमद साहब नहीं बोल रहे और गालिबन राजा खालिद साहब नहीं बोल रहे। इन दोनों को मैं अभी चेक करता हूँ। अच्छा जी, फहद आपकी तरफ आते हैं। कुछ मसला हल हुआ? हाँ, बोलिए। आप माइक बंद कर लें। हाँ बोलिए, बोलिए। Assalamualaikum. I'm Mohammed Far. I'm living in Rawalpindi and I'm working as a assistant manager in a private firm. So I'll be joining the class physically, inshallah. And I'm looking after the projects in my company. अच्छा जी, इस वक्त फहद इज द ओनली वन सिटिंग विद मी इन द क्लास, नोबडी एल्स इज देयर एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मी एंड हिम। तो शायद आपको पूरी तरह से आवाज ना आई हो। उन्होंने अपने माइक से बात करने की कोशिश की तो वो बहुत इको शुरू हो गई थी, तो इस वजह से हमने फिर माइक इनका बंद करवा दिया। बट एनीवेज ही इज ऑनलाइन और इनके साथ ऑनलाइन भी हैं, क्लास में भी हैं। तो इस तरीके के साथ ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों की जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन ही होगी, और ऑनलाइन अटेंडेंस बिल्कुल डाउन टू द सेकंड वो आपको बताती है कि जी इतने मिनट इतने घंटे आपने क्लास अटेंड की है। सो देयर इज नो मिस्टेकिंग कि जी कुछ लोग मुझे 5 मिनट के लिए क्लास में आते हैं, चले जाते हैं कि जी हम तो क्लास में आए थे, तो उनकी 5 ही मिनट की अटेंडेंस लगेगी, उनकी पूरे 2 घंटे की अटेंडेंस नहीं लगेगी। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि 80% ऑफ अटेंडेंस इज नेसेसरी, मैंडेटरी है। अगर आप पूरे कोर्स को 80% अटेंड नहीं करें, भले ऑनलाइन करें लेकिन अटेंड नहीं करें। और एक बात और भी बता दूं, आप जब ऑनलाइन अटेंड कर रहे होते हैं और आपका ख्याल होता है कि हम कुछ और विंडोज खोल के और कोई और गपशप लगाते रहेंगे और इधर उधर फिरते रहेंगे और क्लास की हाजिरी लगती रहेगी, तो दिस इज अ इंटेलिजेंट सिस्टम दैट अंडरस्टैंड्स व्हेन यू आर नॉट अटेंटिव और आपकी वहां पे उतनी मिनट की गैर हाजिरी लगना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके अंदर थोड़ी सी, तो इसका भी ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल इनअटेंटिव होकर नहीं बैठ जाना और कंप्यूटर को खाली छोड़ के भी नहीं बैठना। यू हैव टू बी देयर। ठीक है जी। दूसरी बात, जो लोग हाजिरी पूरी होगी एट द एंड ऑफ द डे वो उसका एग्जाम दे सकेंगे। एग्जाम में मतलब फाइनल एग्जाम में ओनली दोज पीपल विल बी अलाउड टू सिट जिनकी 80% हाजिरी होगी, जिनकी नहीं होगी वो डिस्क्वालिफाइड। उसके बाद जो एग्जाम फाइनल होगा उसमें भी 80% पास मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है जी। कंडीशन थोड़ी सख्त जरूर है लेकिन ये अश्योर करेंगी कि जो बंदा इस क्लास को अटेंड करके जाएगा वो डेफिनेटली पीएमपी पास करेगा इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल यही है कि आप सबका टारगेट पीएमपी एग्जाम पास करना ही है नेचुरली। उसके अलावा हम जो कुछ सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं अपने अपने इदारों में, अपनी अपनी जिंदगियों में। तो उस हिसाब से आप वो तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, मगर ये कि हमारा जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है वो इस तरह से चलेगा। या मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं, इस साल के शुरू में पीएमआई ने अपना स्टैंडर्ड बदल लिया। आप लोगों को आपको स्क्रीन गायब होगी। पीएमआई ने एग्जाम तब्दील कर दिया है। इसको आगे एक मिनट, मुझे एक चीज सेट कर लेने दीजिए। अच्छा जी,
अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था, पीएमआई ने अपना एग्जाम चेंज किया है इस साल के शुरू में 2021 कि मेरा ख्याल है 4 जनवरी को इनका एग्जाम अपडेट हुआ था, और अभी जो एग्जाम अभी तक हो रहा है पूरे साल में, ये इस नए फॉर्मेट के मुताबिक है। इससे पेशतर जो पीएमपी का एग्जाम होता था वो ओल्ड फॉर्मेट पे था। इसके साथ साथ पीएमआई का जो स्टैंडर्ड है, अ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, वो भी तब्दील हुई है। मतलब वो इससे पेशतर 6th एडिशन था और अब वो है 7th एडिशन। बट इंटरेस्टिंगली एग्जाम पहले चेंज हो चुका था जनवरी में, और ये कोई 3-4-5 महीने के बाद 7th एडिशन बाद में आया। सवाल ये पैदा होता था, लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि जनाब एग्जाम 7th एडिशन से आ रहा है, 6th एडिशन से आ रहा है, तो उसका सादा जवाब ये है कि एग्जाम किसी एडिशन से नहीं आ रहा। एग्जाम के लिए ये 6th एडिशन, 7th एडिशन या कोई भी फॉर दैट मैटर और किताबें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेटेस्ट स्टैंडर्ड हैं, व्हाटएवर, वो आपके लिए रीडिंग मटेरियल या रेफरेंस मटेरियल तो हो सकता है, लेकिन सिलेबस नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि अ गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज सिलेबस है, 6th एडिशन सिलेबस है या 7th एडिशन सिलेबस है, तो आई वोंट एग्री विद दैट। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूं कि दैट हैज गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज फिल्ड इनटू इट, लॉट मेनी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट things which may be important from the exam perspective may be present in those books, standards जो हैं, खासतौर पे जो 6th एडिशन है, जो 7th एडिशन है, तो उनमें आपको मेजर चंक तो मिलेगा। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस हवाले से पीएमआई ने क्लैरिफाई कर दिया कि आप पीएमआई की वेबसाइट पे जब कभी जाएं, वो है pmi.org। pmi.org पे जाकर आप सर्टिफिकेशंस को क्लिक करें तो वहां बहुत सारी सर्टिफिकेशन इनकी नजर आती हैं। नेचुरली यू आर इंटरेस्टेड इन पीएमपी, तो पीएमपी की सर्टिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाकायदा वहां पे वो आपको बताता है कि इसका तरीका क्या है, और 3-4 रिसोर्सेज वहां पड़े हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप डाउनलोड कर लें, लेटेस्ट मिलेंगे आपको जब भी आप डाउनलोड करेंगे। जो उसमें एक किताब है, बुकलेट्स हैं छोटे छोटे, ऐसी कोई किताब का मतलब लंबा अफसाना नहीं है, छोटे छोटे बुकलेट्स हैं। पहला बुकलेट है पीएमपी हैंडबुक। कोई भी सर्टिफिकेशन आप ढूंढने जाएंगे तो उसकी हैंडबुक होगी। अगर पीजीएमपी है तो पीजीएमपी हैंडबुक होगी, अगर सीएपीएम है तो सीएपीएम हैंडबुक होगी, बट फॉर यू इट इज पीएमपी हैंडबुक। तो आप पीएमपी हैंडबुक को डाउनलोड कर लें, वो आपको ये बताएगी कि ये सर्टिफिकेशन क्या है, इसको अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, अलम वलम, तरीका क्या होगा, बाद में क्या करना है, पहले क्या करना है, वो सारी तफसीलात इसके पीएमपी हैंडबुक में आपको मिलेंगी, जो कि मैं डिस्कस करूंगा। आई डिस्कस ऑल दैट। दूसरी बात, दूसरी किताब, दूसरी बुकलेट, उसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, ECO, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन, मतलब पूरा नाम होगा PMP ECO। ये किताब जब भी आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, दिस इज योर सिलेबस। दिस इज एक्चुअली टेलर्ड अराउंड what are the characteristics a project manager should have, and this is based on the current market survey। ये जब एग्जाम चेंज हुआ 2021 के शुरू में, तो बुनियादी तौर पे ये सर्वे की रिपोर्ट आके कंपाइल हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पे एग्जाम चेंज हुआ। So this is purely not knowledge point of view, this is purely from market demand point of view कि मार्केट किस शक्ल और नस्ल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहती है। सो मार्केट सर्वे वर्ल्ड वाइड हुआ और उसके नतीजे में ये ECO कंपाइल हुआ। इसके अंदर उन्होंने सर्टेन डोमेन्स आउटलाइन की हुई हैं कि इस डोमेन में ये नॉलेज चाहिए, इस डोमेन में ये कॉम्पिटेंसी चाहिए, वगैरह वगैरह। पहले जो पुराना एग्जाम था उसमें होती थी 5 डोमेन्स, और चूंकि पुरानी जो PMBOK थी 6th एडिशन तक
1 2 3 4 5 6 दैट वाज प्रोसेस बेस्ड, प्रोसेसेस पे बेस्ड थी। तो वो 5 प्रोसेस ग्रुप हुआ करते थे, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोज। तो वो 5 डोमेन्स में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोसेस डिपेंडेंस खत्म कर दी, क्योंकि प्रोसेस डिपेंडेंस गिव्स अस काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टिव प्रिडिक्टिव नहीं कहना चाहिए, प्रिस्क्रिप्टिव है वो, कि जी ऐसा करो, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना। इट इज नो कनेक्शन विद द रियल वर्ल्ड। एक किताब में एक चीज लिख दी गई और वो उसको आप फॉलो करते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये पिछले हम 10-12 साल से देख रहे थे, प्रोजेक्ट पीएमआई 4th, 5th, 6th एडिशन में बार बार कह रहा था टेलरिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो भी कोई प्रोसेस है, जो भी कुछ है, उसको अपनी जरूरत के हिसाब से डालें। अब उन्होंने प्रोसेस से तलाक कर दी। उन्होंने कहा नहीं, नाउ वी आर वैल्यू ड्रिवन। हमने अब जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाना है। वी शुड बी कैपेबल एनफ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स एंड वैल्यू एड। तो उस हिसाब से उन्होंने ये कॉम्पिटेंसीज जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ईसीओ के अंदर है, इन्होंने इनको इनहांस करें और इनको इंप्रूव करें। तो उनके अंदर मैं बताऊंगा आपको वो भी कि वो डोमेन्स 3 डोमेन्स हैं। एक डोमेन है पीपल पे वर्क करने की जरूरत है। लोगों से हमारा प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, अपनी टीम से, अपने बॉसेस से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से, कस्टमर से एंड कॉन्ट्रैक्टर से, वेंडर से, लॉट मेनी स्टेक होल्डर्स। सो एक पूरी डोमेन डेडिकेटेड है पीपल के ऊपर। मतलब 42% ऑफ योर एग्जाम इज कमिंग आउट ऑफ दैट पीपल। इसमें ह्यूमन रिसोर्स, निगोशिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अलम लीडरशिप, पूरी सब एवरीथिंग इंक्लूसिव, एम्पैथी, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, लोग ह्यूमन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जिसे कहते हैं, वो जो प्रोसेस थी जिसके ऊपर पहले सारा कुछ गेम उसके ऊपर चलता था, अब प्रोसेस उसका एक स्मॉल पार्ट बन गई है। प्रोसेस इज अदर डोमेन। और ये जो प्रोसेस का डोमेन है, ये बुनियादी तौर पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एरियाज को मिलाने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए, और मतलब नॉट एज रिजिड एज द ओल्ड प्रोसेसेस, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोसेस, बट चीजें कैसे आपस में लिंक होंगी और क्या हिसाब किताब होगा, तो ये प्रोसेस कहलाता है। और इसके अंदर अंदरूनी काम जितना भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग का है, टेक्निकल वर्क है, सोच विचार है, इल्म है, वो सब इसमें आ जाता है। 50% ऑफ योर एग्जाम इज कमिंग आउट ऑफ दैट। और बाकी 8% जो हैं वो है बिजनेस एंड स्ट्रेटजी। अब ये बात पता नहीं अक्सर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमारे नहीं समझते कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ही इज सपोज टू नो the organizational strategy as if he can decide whether his project is being designed in the right way. Are we going in the right direction? हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर कोई ऐसा आदमी है कि उसको बस जो काम बता दिया गया चुप करके उसने वो काम करना है। भाई वो भी दिमाग रखता है, वो भी पढ़ा लिखा इंसान है, उसको भी सोचने का मौका दें। तो मतलब ही इज सपोज टू, जब भी वो प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा होता है या डिजाइन कर रहा होता है या जो भी आर्किटेक्चर उसका बना रहा होता है, ही शुड नो कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या मकासद हैं, क्यों ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा, कस्टमर को क्या फायदा होगा, और उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करेगा। और अगर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये प्रोजेक्ट करने से इनकार भी कर सकता है। ही शुड एडवाइज हिज बॉसेस कि सर की कराई जा रहे हो, दिस इज नॉट वेयर आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू बी गोइंग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सपोज टू बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो जरा बराए मेहरबानी चेक कर लीजिए कि ये काम कोई हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाय द वे, एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव दिस करेज, एंड दिस इज प्रमोटेड एनीवेज। तो बिजनेस और स्ट्रेटजी के बारे में आप कितना जानते हैं, इसके 8% सवाल आपको आएंगे। आपको वेटेज का तो अंदाजा हो ही गया होगा, किस चीज की कितनी वेटेज है। प्रोजेक्ट मैनेजर की जिंदगी में 50% प्रोसेसेस
की इंपॉर्टेंस है, 42%, 42% उसके अंदर आपके पीपल के रिलेशन और सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, और 8% नॉलेज आपका सराउंडिंग्स के बारे में, स्ट्रेटजी और बिजनेस केस कैसे बनता है, फिजिबिलिटी क्या होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अलम गलम, ये सब चीजें उसमें शामिल। तो कहने का मकसद है कि अब ये 3 डोमेन्स हैं आपकी, और हर डोमेन में सर्टेन टास्क्स आर डिफाइंड कि तुम्हें ये भी करना आता हो, ये भी करना आता हो। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर you are supposed to be able to do all those tasks which are given in those 3 domains. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हर चीज में तजर्बा होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में उनमें से 70% चीजें की ना हो कभी, लेकिन आपको तो इल्म भी नहीं है ना। अब आप उसके बारे में इल्म हासिल कर लें। नंबर 2, वो जो इल्म हासिल किया है अपनी सी पूरी कोशिश करें उसको अप्लाई करने की, और अगर वो अप्लाई करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ये टास्क अगर मुझे करना पड़े तो मैं कैसे कर सकता हूं। टर्मिनोलॉजी का पता हो, डेफिनेशन का पता हो, और जनरली आपका दिमाग क्लियर हो कि ये चीज अगर मुझे कभी करनी पड़े तो मैं कैसे करूंगा। मतलब आप शक में नहीं होंगे। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप एक तो आपका तजर्बा है ही है, और जिन एरियाज में वो तो आप बहुत अच्छा जानते होंगे, जिनको नहीं जानते उनके बारे में जरा क्लियर करें अपने आप को, एंड कवर ऑल द ग्राउंड, एंड इंशाल्लाह पीएमपी से आपको रोक कोई नहीं सकता। मेरे पास एक स्टूडेंट आए, विप्राजीत जी। हसीब भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आई एम सॉरी जी सर, ये बताएं कि स्लाइड्स वगैरह तो अभी आपने कोई डिस्प्ले नहीं की ना? आपको नजर नहीं आ रही स्लाइड? नहीं सर, एक ही स्लाइड नजर आ रही है और वो मतलब हाँ, मैं चेंज अभी नहीं मैं हो बोल रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, मैसेज में स्लाइड्स आर नॉट चेंजिंग। लो यार, मैं स्लाइडें 2-3 जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ। आपको मजा आया? ये देखें, ये कुछ पाकिस्तान की सैर करें थोड़ी सी। तो क्या मैं बात कर रहा था? हाँ, मैं बता रहा था कि अभी कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, इंडियन था, विप्राजीत, पता नहीं क्या नाम था पूरा उसका, विप्राजीत कुछ समथिंग। तो उसने मुझे कहा कि जनाब मैंने पीएमपी करना है और मैंने पीएमपी के का एग्जाम की डेट बुक करा ली हुई है। मैंने कहा कब है आपका एग्जाम? उसने कहा जी 10 दिन के बाद मेरा एग्जाम है। मैं कर सकूंगा, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी नीयत है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता, और अगर आप मशकूक हैं तो आपको कोई पास भी नहीं कर सकता। तो कहता जी मैं क्या करूं? मैंने कहा चुप करके आप मेरी क्लासेस अटेंड करनी शुरू करें, मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग्स एडवांस में दे देता हूं, आप ऑन इन योर ओन टाइम यू जस्ट लिसन टू ऑल ऑफ देम, और आप 10 दिन के अंदर बड़े आराम से तैयारी कर लेंगे। और इस दौरान आप मेरे से जहां कहीं डाउट होते हैं क्वेश्चन आंसर करते रहें, आप मुझे कॉल कर लिया करें, क्वेश्चन आंसर करते रहें। 8वें दिन उसने मुझे कहा कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा देखो बात यह है, अगर तुमने सारा पढ़ लिया है, तुम्हें कोई शक भी नहीं है, तुम्हारा कोई सवाल भी नहीं है, तो ये सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी है। तुम पूछो मुझसे, कोई पुट्ठा सवाल करके पूछो, सीधा सवाल करके पूछो, कैसे पास नहीं होता ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर एवरीथिंग इज क्लियर तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? और फिर मैंने उसे कहा कि जाओ जाके बहुत सारे क्वेश्चंस करो, गलती होती है होने दो, लेकिन उस गलती को पकड़ो और वादा करो कि आइंदा मैं ये वाली गलती कभी नहीं करूंगा। उसने वो 2 दिन में सिर्फ क्वेश्चंस किए, और 2 दिन के बाद उसने मुझे फोन किया कि सर मेरा एग्जाम पास हो गया। मतलब इट इज मिरेकलस कि मतलब 10 दिन में कोई नहीं कर सकता पास, मतलब मैं जानता हूं नहीं कर सकता, लेकिन लाज़मी बात है कि उसका पहले से एक्सपीरियंस भी था और बाकी सब कुछ, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहा था। तैयार तो शायद वो पता नहीं कब से कर रहा होगा अपने आप को, लेकिन अल्टीमेटली तो अब बात यही है, अगर तो आप प्रोक्रास्टिनेट करना चाहें, आप एग्जाम ना देना चाहें, आप ठंड मुठ रख के बैठ गए, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। नो हाँ, इफ यू आर डिटर्मिन्ड, अगर आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, आप एग्जाम की डेट लें, एग्जाम की फीस पे करें,
दैट शोज योर सीरियसनेस। जब $550 आपकी जेब से निकलेगा तो आपको तो बड़ा मजा आएगा, आपको फिर तकलीफ भी बहुत ज्यादा होगी कि पैसे निकल गए कहीं फेल ना हो जाए। और उससे ज्यादा अपने ऊपर एक और डेडलाइन लगा लें, एग्जाम की डेट लेके बैठ जाएं। अब क्या होगा, अब वो डेट आगे बढ़ रही होगी और आपको तकलीफ बढ़ती चली जा रही होगी और आप खुद ब खुद तैयारी करेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको मतलब प्रोक्रास्टिनेशन किल करने का ये तरीका बहुत जबरदस्त है। पहले तो एग्जाम बुक करा लो, फीस पे कर दो, फिर एग्जाम बुक करा लो और बस फिर तैयारी शुरू कर दो और फिर आप मतलब डेफिनेटली पास हो। खैर, ये तो बातें हो गई इधर उधर की। अब मैं आता हूँ जी अपने कोर्स कंटेंट की तरफ। मेरे बारे में तो खैर कुछ थोड़ा बहुत आपको पता होगा। माय नेम इज सुहेल इकबाल और मैं पिछले बहुत ज्यादा अरसे से ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। मैं कम से कम 2000 से ऑनवर्ड्स तो मैं मुसलसल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड जो से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, अल्लम गल्लम बे इंतहा पढ़ाया है। मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स पढ़ाई जा रही है ऑलमोस्ट सबको स्टार्ट करवाने वालों में, शुरू के इंस्ट्रक्टर्स में मैं रहा हूँ। उसके बाद चैप्टर्स जो पाकिस्तान में पीएमआई के बने, पहला चैप्टर पाकिस्तान में मैंने बनाया। आई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड देन दूसरे चैप्टर बनाने में भी कुछ ना कुछ हमने मदद एक्सटेंड की। और इसके अलावा पीएमआई की जितनी सर्टिफिकेशंस इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, आई होल्ड ऑल ऑफ देम। और मतलब दैट इज अ यूनिक रिकॉर्ड बिकॉज मेरा ख्याल नहीं है कि 7-8 से ज्यादा लोग दुनिया भर में होंगे जो ये सारी सर्टिफिकेशन होल्ड करते होंगे। खैर एनीवेज, वो तो एक अलग चीज है। बेसिकली मेरा मकसद वो कोई शो मारना नहीं था। मेरा मकसद बुनियादी तौर पे ये होता है कि मैं ये समझता हूँ, मैं जाती तौर पे बिलीव करता हूँ कि इन चीजों से आप अपनी विजडम बढ़ाते हैं, आपके सोचने की वुसअत बढ़ती है। नौकरी मिले ना मिले, पैसा फायदा इमीडिएटली हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक दिल में आपको तसल्ली होती है और एक समझ आपकी बढ़ती है। तो उस विजडम के लिए आपको हर वक्त कुछ ना कुछ कोशिश जारी रखनी चाहिए। खैर जी, इसके अलावा मैं स्क्रम भी पढ़ाता हूँ। स्क्रम की भी सारी सीरीज ऑफ सर्टिफिकेशंस करवाता हूँ, ये भी करवाता हूँ। सारी ही सर्टिफिकेशन हैं। इस वक्त करंटली मेरे प्रोग्राम के, पोर्टफोलियो के, रिस्क के पता नहीं कितने कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं। 2 घंटे इधर पढ़ाया, 3 घंटे उधर पढ़ाया, आधा घंटा उधर पढ़ाया, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, और ये कार्रवाइयाँ इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। और मतलब ये है कि आपको इतना ज्यादा हो गया कि अब मुझे कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो चीजें तकरीबन अजबार है। आप देख रहे हैं कि स्लाइडें शुरू नहीं हुई और मैं बातें करनी शुरू हुई हूँ। मुझे बातें करने का बहुत शौक है। अच्छा जी, पहले आज जो चीज हम कर रहे हैं नहीं चल रही, आएगी यहाँ आ गई ना। मैं अभी इसको सीधा कर देता हूँ इसकी। ले जी, स्लाइड नहीं चली आपकी जनाब? स्लाइड आ रही है कि नहीं आ रही? सर अब आई है। आ गई। आई एम सॉरी, जो गड़बड़ हो रही है। अब चेंज हो गई। हाँ जी बिल्कुल। ओके जी, इससे बेहतर कि मैं आगे बात करूं, मैंने बहुत सारी बातें कर दी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको मौका देना चाहता हूं। क्या सूरत हाल है आपकी तरफ? कुछ बात समझ आई जो मैंने अब तक कहानी डाली है? डिड यू ग्रैस्प समथिंग? इज इट ऑल राइट जी? उस्मान अहमद साहब, आप पहले भी नहीं आप देख पाए थे, क्या आप मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल सर, समझ आई है। माइक मैंने बंद किया था आपका, अभी बोलिए। जी जी बोलिए, कौन बोल रहा था? हाफिज उस्मान बात कर रहा हूँ सर। जी जी हाफिज साहब। जी जी बिल्कुल सर, समझ आई है। जो आपने साइट बताई थी पीएमबी की, तो उससे ये मैंने मॉड्यूल डाउनलोड किए थे जो डोमेन बता रहे थे, उसके बारे में मैं थोड़ा रीड किया था मैंने। ओके, वेरी गुड। साथ साथ जो बता रहे थे। ओके जी जी। मैं जो आज आपसे बातचीत करूंगा ना, मैं इससे जो पहले एक मैं फ्री वेबिनार कर चुका हूं और बड़ा अच्छा उसमें कवर किया हुआ है, मैं आपको कहूंगा कि वो सुन लीजिए। वो जो सुबह मेरे साथ 2 लोग दोपहर के टाइम के ऊपर लॉग इन हो गए थे, उमर फारूक और मोहम्मद उमर, इधर ही मौजूद है ना दोनों, जी सर। मोहम्मद उमर और उमर फारूक। मैंने इनको थोड़ी सी वीडियो सुनाई थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूंगा लिंक। वो जरा तसल्ली में बनी हुई है, तो खुल खुला के बात हुई है।
वो 3 घंटे का लेक्चर है, अगर आप सुन लेंगे तो ये सारी बातें जो मैं अब कर रहा हूँ ये शायद इससे ज्यादा वजाहत में आपको वहां मिलेगी। बट एनीवेज ये भी आपको रिकॉर्ड करके मैं दूंगा इंशाल्लाह, ये सब भी आपको मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, ओके जी, और कोई कमेंट तो नहीं है किसी का? कामरान साहब, आर यू देयर? कामरान मकबूल साहब? जी मैं इधर हूँ जी, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं सर। राइट, अच्छा जी, रेफरेंसेस की जहां तक बात आती है तो पीएमबीओके का तो मैंने जिक्र किया आपसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, पीएमबीओके आ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इन शॉर्ट इसको पिम्बॉक गाइड कहते हैं, और इस वक्त जो आपके सामने डिस्प्लेड है 6th एडिशन है, क्योंकि एग्जाम जब चेंज हुआ था तो 6th एडिशन इन्वोक था। तो 7th एडिशन ठीक है, लेकिन 6th एडिशन पे लोग कहते थे कि जी ये कोर्स तो 7th पे चला गया। मैंने कहा नहीं, 7th पे नहीं गया, 6th की बेस के ऊपर आप तैयारी कर सकते हैं। 7th की बेस पे करनी है कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द कोर्स, आपका सिलेबस, एंड सिलेबस इज ECO, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटकम। एनीवेज एज फार द स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, उनकी अपनी एक वैल्यू है। इस वक्त 2 गाइड्स मौजूद हैं PMI के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में। एक तो खैर ये बुनियादी जो PMBOK खुद है, और एक रिसेंटली चंद साल पहले PMI को ये एहसास हुआ, और कुछ अर्से से ये लोग इसके ऊपर काफी एफर्ट कर रहे थे कि बिजनेस एनालिसिस का जो शोबा है उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से काफी क्लोज वास्ता बनता है। और काफी जगहों पे बिजनेस एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर इकट्ठे मिलके काम करते हैं, और कभी कभी तो एक ही बंदा दोनों काम कर रहा होता है। इस हवाले से PMI ने बिजनेस एनालिसिस की भी एक गाइड बनाई और एक सर्टिफिकेशन भी डेवलप की, PBA, प्रोफेशनल इन बिजनेस एनालिसिस। तो ये जनाब 2 गाइड्स हैं हमारे पास इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा जो कोर स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं उनमें ये 4 चीजें कवर होती हैं। एक तो चीज है कोर स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको मैं दा स्टैंडर्ड भी कहता हूं। दा स्टैंडर्ड सबसे ऊपर का स्टैंडर्ड्स में सबसे बड़ी चीज जो है वो दा स्टैंडर्ड है। उसके बाद जो दूसरा इसका दर्जा आता है वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक तो गाइडलाइन है, वो जो पिम्बॉक है या द गाइड है। द गाइड के बाद द स्टैंडर्ड है, द स्टैंडर्ड के बाद द प्रैक्टिस गाइड, द प्रैक्टिस गाइड और प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स। मैं आता हूं उसकी तरफ। अभी हम द स्टैंडर्ड्स की बात करें, उनमें से भी द स्टैंडर्ड से कुछ चीजें कोर स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके अंदर प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड, प्रोग्राम का स्टैंडर्ड, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड, 3 स्टैंडर्ड, और एक OPM। OPM का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मीनिंग the combination, the integration of all these 3 things, how projects, programs and portfolios work together as a whole. That whole science is called organizational project management. So it actually tells you जो इनको आपस में जोड़ने वाली ग्लू है वो OPM के अंदर है। तो OPM एक अलग दा स्टैंडर्ड है। तो वी हैव गॉट द स्टैंडर्ड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट, एंड what is the standard for project management? That is included in PMBOK. PMBOK is divided into 2 parts. One is the body of knowledge, the other is the standard for project management. 6th edition तक उसकी डेफिनेशन जरा मुख्तलिफ थी। 6th edition तक हम ये कहते थे कि नॉलेज एरियाज जो हैं, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें नॉलेज एरियाज होंगे। ये एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, मिसाल स्कोप है, टाइम है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, इन चीजों के बारे में इल्म जो होगा ये नॉलेज एरियाज कहलाएगा। और जो प्रोसेसेस थी, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, उनके बारे में नॉलेज जो है वो स्टैंडर्ड का पार्ट बना दिया गया था, और उसको हम द स्टैंडर्ड कहते थे। दिस टाइम दे हैव कंप्लीटली उसको रिफर्बिश कर दिया 7th एडिशन ने, और मेरे ख्याल में इट्स फॉर द गुड। नाउ उन्होंने एक काम ये किया कि पहले होता था फर्स्ट पार्ट वाज PMBOK, सेकंड पार्ट वाज स्टैंडर्ड।
पहला काम तो उन्होंने ये किया, स्टैंडर्ड इज नाउ द फर्स्ट पार्ट एंड PMBOK इज द सेकंड। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कर दी है कि वो तो प्रोसेस से तो उन्होंने अटेंशन ही हटा दी, प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म कर दी, तो अब कंप्लीटली देयर इज न्यू कंटेंट एंड दिस इज वेरी वेरी मच अलाइंड विद, मतलब बहुत ज्यादा अकोमोडेटिव टुवर्ड्स एजाइल है। मतलब देखने में ये लगता है कि सब कुछ एजाइल ही हो गया। एनीवेज, वेदर वो क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन 42, 50 और 8% है, बट एक और चीज PMI कहती है कि मोर देन 50% वुड बी एजाइल क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस विल बी लेस देन 50%। तो इसका मतलब है कि वो उसकी जरूरत का एहसास ज्यादा होगा। तो ये जनाब आपके कोर स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 स्टैंडर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं, वो कोर में तो नहीं आते, लेकिन उनको हम DA स्टैंडर्ड में शामिल किया गया है। रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड हुआ करता था, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, वो इवॉल्व होता होता और फिर बाद में इन्हें एहसास हुआ कि इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट ऑल्सो प्लेज इट्स ओन रोल इन प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो लेवल, एंड देयरफॉर उन्होंने उसे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कहना बंद कर दिया और उसको DA स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ये नीचे लिखा हुआ है, इन पोर्टफोलियोज प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रमोट होके ये एक DA स्टैंडर्ड बन गया, इसको एक बड़ी अहमियत हासिल हो गई। और इसके अलावा अर्नड वैल्यू का डिसिप्लिन, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना हो कि ना सुना हो, पता है जी किसी को व्हाट इज अर्नड वैल्यू? आप में से कोई इस्तेमाल करता है अर्नड वैल्यू को? जनाब अहमद साहब, डू यू यूज अर्नड वैल्यू? जी सर। नहीं सर, इसका नो प्रॉब्लम। जी अपना कामरान साहब, आर यू अवेयर अबाउट अर्न वैल्यू? नो सर। ओके। उस्मान साहब, उस्मान अहमद। जी सर। अर्न वैल्यू कभी इस्तेमाल की, सुना इसके बारे में? नहीं जी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। फहद आप बताइए। ओके, एनीवे बात करेंगे इसके ऊपर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हमारा जो आम जिंदगी में प्रोजेक्ट मेजर करने का या प्रोग्रेस मेजर करने का जो तरीका था वो बड़ा फॉल्टी है। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ पहुंच गया, कितनी प्रोग्रेस है, कैसे बताएंगे मुझे? कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? अब सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा 60%, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाय 60%? दिस वन फिगर डज नॉट टेल मी एनीथिंग। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। मैं समझ रहा हूं कि आप 60% ऑफ द एक्टिविटीज कर चुके हैं, जबकि आप कहना जो चाह रहे हैं मैं 60% ऑफ एक्सपेंडिचर कर चुका हूं, राइट? और ये कहां पे आ गया कि अब तक काम कितना होना चाहिए था, कंपेयर तो उससे करना था। आप कहें 60%, मुझे क्या पता इस वक्त तक कितना हो चुका होना चाहिए था, हो सकता है 80% हो चुका होना चाहिए था और आप 60 हैं, तो आपको तो झाड़ पड़नी चाहिए। और उसके बजाय मैं कह रहा हूँ 60 लुक्स गुड, ओके, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट 80 कितना होना चाहिए था, मुझे पता नहीं है। सो दिस इज अ वेरी फॉल्टी सिस्टम एंड नेचुरली परसेंटेज is a false measure, although we try to put a lot of accuracy into it by 0.9999% और पता नहीं क्या हम उसमें चक्कर चलाते हैं, लेकिन दरअसल वो होता तो तुक्का है। भाई आप कह लें 67.66666%, what does it make? एक अंदाजा। परसेंट का मतलब है 100 में से एक अंदाजा। आपने इस अंदाजे की लिमिट को 100 टुकड़ों में बांट दिया और 1% हो गया, 2% हो गया, अंदाजन 60%, राइट? सो वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस फॉल्स स्केल। जी अर्न वैल्यू का बुनियादी असूल ये है, मेजर एवरीथिंग ऑन सिंगल स्केल। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए, एप्पल टू ऑरेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली,
आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट। टाइम को वक्त में नाप रहे हैं या परसेंट में नाप रहे हैं, कॉस्ट को पैसे में नाप रहे हैं, स्कोप को किसी और तरीके से नाप रहे हैं। कम ऑन, लेट्स मेजर एवरीथिंग इन वन वे। वन वे कुड बी परसेंटेज, बट परसेंटेज मैंने अभी कहा कि दैट इज अ फॉल्टी मैकेनिज्म, दैट इज नॉट एक्यूरेट। व्हाट इज मोस्ट एक्यूरेट इन ऑल ऑफ दिस? मनी। Let us measure everything in terms of money. Because we have used this term somewhere, for example, like you plan something in a project. उसमें अगर आप जो हम qualitative terms के उसमें अगर यूज करें तो आपने उससे क्या अचीव किया, क्या नहीं किया in terms of कि आपका कोई goal. Exactly. Have you achieved that? Have you achieved that? Yes. Quantitative है या qualitative? It can be qualitative, it can be quantitative. Whatever. पैसों में कन्वर्ट करें ना जी, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? एग्जैक्टली वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये वो लगाए ना, पता तो तभी चलेगा वेयर वी स्टैंड, हम कितना अच्छा कितना बुरा कर बैठे हैं। यस, एक स्केल पे लाने, और फिर हमें ये भी पता चलेगा कि मे बी क्या कहते हैं, टाइम में प्रोग्रेस हमें बड़ी तेज नजर आ रही है, लेकिन दरअसल वी आर ओवर स्पेंडिंग मनी, राइट? इन तीनों को बैलेंस में लाना है ना। तो इसका मतलब है होता क्या है, जब प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो बजट देने के वक्त वो बड़े कंजूस हो जाते हैं अगले, नहीं यार कम में करो, इतने तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब एक दफा बजट एलोकेट हो जाता है उसके बाद वो पैसा भूल जाते हैं, देन दे आर कंसंट्रेटेड ऑन जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, राइट? अच्छा, अब बात यह कि आप पे जितना जोर है जल्दी का, आप तो उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। आप कहते हैं अच्छा सर मैं बस इसको 10 दिन के काम को 1 दिन में करने लगा हूं, मुझे इतने पैसे चाहिए, आपको वो मिल जाते हैं, राइट? दैट इज एब्सर्ड। उस चीज की वैल्यू ही नहीं थी, उस काम को करने से सिर्फ जोर था ना, जोर जबरदस्ती है, जल्दी करो जल्दी करो, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उस काम को जल्दी नहीं होना चाहिए था, और वो आपसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है यू आर नॉट जनरेटिंग दैट मच वैल्यू एंड यू आर स्पेंडिंग 10 times मोर मनी। बिल्कुल 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 ऐसे ही होता है। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल वी आर स्पेंडिंग लॉट सिर्फ शायद जल्दी के चक्कर में या प्रेशर में आके, हाँ, but on the other side maybe my boss is can be doing something in terms of customer relation or maybe market reputation maybe, तो उस केस में फिर either his decision is correct or not, how can सफर करेंगे ना, बाद में सफर करेंगे ना। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने क्या खटा है, what have you earned, right? And this all depends upon what you promised. It is a request to the सर इनकी आवाज क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही हमें, क्वेश्चन पे कर रहे हैं। सॉरी, क्योंकि ये फिजिकल है यार, आप बहुत मेरे करीब आ जाए बेशक, हमें दो तो लोग हैं, हम मतलब पर्दा किस बात का है। इन्होंने जी आप जरा एक अपनी बात दोहरा दीजिएगा इधर आके। अभी सबको आवाज आ रही है? बेहतर है, देखोगे ना आवाज आ रही है अभी इनकी? जी फाद क्लियर है आवाज आपकी। जी सर काफी बेहतर है पहले से। आपकी आवाज वैसे थोड़ी मेलो है, तो ऊंची आवाज। अभी बेहतर है? आपका माइक चेक कर रहा है। अब बेहतर है जी पहले से, अभी बेहतर। Actually, sir, I was asking कि हम daily तकरीबन रूटीन में ये चीज देख रहे होते हैं कि we are overspending, for example, in a project just to deal with pressure, maybe वो customer pressure है, या even अगर मैं कर रहा हूँ तो हमारे बॉस का प्रेशर है, और उसके पीछे मेरी जो अपनी ओपिनियन है वो बात सिर्फ इतना होता है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन या मार्केट रेपुटेशन के बेस के ऊपर आपका बॉस जो है ही इज पुटिंग सो मच प्रेशर एंड यू आर ओवर स्पेंडिंग। तो अब आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल ही माइट बी राइट ऑन हिज प्लेस कि ठीक है आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन बदले में आप अचीव क्या कर रहे हैं? जैसे आप अभी कहते हैं कि उसकी अर्न वैल्यू हम फिर कैसे करें? पर्सपेक्टिव की बात है ना, हमें सबसे पहले तो साइलोज से बाहर निकलना पड़ेगा। इस वक्त आप भी एक साइलो में बैठे हैं, आपका बॉस उससे बड़े साइलो में बैठा है,
उसने अगले दिन ही बात करनी। जब हम एजिलिटी की तरफ जाते हैं तो इट ऑल बिकम्स अ टीम वर्क। और मैं बल्कि जो पीएमपी से बियॉन्ड एक चीज है वो है डिसिप्लिन एजाइल। डिसिप्लिन एजाइल में वो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन ले आता है एजिलिटी के अंदर। उसके अंदर ये पर्दे बीच के हट जाते हैं, मगर एट द सेम टाइम एक डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस का है वो नीचे की तरफ छा जाता है और उसके अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस आती है, तो टीम वर्क के ऊपर आ जाता है सारे का। ऑल गेम इज टीम वर्क। एंड सेकेंडली एक जो इंपॉर्टेंट चीज है डेलीगेशन, सर्वेंट लीडरशिप। डेलीगेशन के बगैर काम नहीं हो सकता। देखें, अगर मैं डंडा लेके टीम को ये करो वो करो, जब मैं जोर तो जबरदस्ती से काम करवाता हूं, उसका नतीजा क्या निकलता है? टीम डजंट ओन देयर ओन वर्क। सर आपने कहा था, आपने ये कहा था, ठीक है जी, और वो एक आदमी के सर पे आया था और उसको शायद इस बात का मजा आता होगा कि मैंने कहा था, ठीक है। अब क्या वो स्ट्रेटेजी को देख के ये फैसले कर रहे हैं? पता चलता है कि स्ट्रेटेजी का तो उसको भी नहीं पता। तो ये चीज समझनी है, स्ट्रेटेजी नीचे की तरफ जाती है। विजन की बात हम करते हैं, आपको पता है विजन ट्रेवल्स डाउन टू द लोएस्ट एम्प्लॉई। बल्कि ट्रेवल डाउन क्या, मैं तो ये कहता हूं विजन ट्रेवल्स अप फ्रॉम द लोएस्ट एम्प्लॉय टू द बॉस। वो जो लोग कहते हैं ना जी कि बॉस विजनरी होना चाहिए, वो बॉस कभी विजनरी हो ही नहीं सकता। एक अच्छा बॉस वो होता है जो माहौल को पढ़ के उसे सही लफ्जों में बयान कर सके। वो सिर्फ बयान करता है, वो विजनरी नहीं होता। अंग्रेजी अच्छी होती है उसकी। हाँ, हाँ, नहीं, लीडर को मैं विजनरी मानता ही नहीं। मैंने तो साफ इनकार कर दिया ना कि विजनरी क्या मतलब है यार। मतलब हमारा विजनरी मतलब हम हैं मतलब टेल कैरियर किस्म की कौम है हमारी। जो भी बॉस हमारे सामने रख देंगे हम सजदे करने शुरू कर देंगे, राइट। एंड सर आप बड़े विजनरी हैं, सर आप तो बड़े चमकते हैं और बड़े अच्छे अच्छे। 2 दिन बाद उसका बॉस चेंज हो जाएगा, फिर इसका विजन पानी में डूबने चला जाएगा, अगले का विजन आ जाएगा। मतलब अहमकाना हरकतें। विजन बंदों के नहीं होते, विजन ऑर्गेनाइजेशंस के होते। ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं विजन। बंदा जो अपना विजन साथ लेकर तक तशरीफ ले जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन और टुकड़े मारती रहती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एनी कमेंट्स? मैं इसलिए शायद वो, क्योंकि मैंने वो लीडरशिप वाला पार्ट भी किया हुआ ना, तो नाउ आई एम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। जनाब आपकी तरफ से कोई इनपुट? मुझे पता है कि वो चूंकि मुझे बोलते हुए भी शायद कभी कभी नजर नहीं आता कि आपकी तरफ मैं अटेंशन दूं। किसी ने हाथ खड़ा किया, किसी ने चैट में लिखा है, तो मैं देख नहीं सकता। बट एनीवेज अभी बोलिए, दिस इज द टाइम, स्पीक अप और होल्ड योर पीस फॉर एवर। जनाब साले आप बोलिए। जी सर, अर्न वैल्यू की बात हो रही थी। जी अर्न वैल्यू मैंने हल्का फुल्का बयान कर दिया है, आगे चल के और तफसील में भी बात कर लेंगे। ठीक हो सर नहीं, आई वाज सेटिंग यू कि भाई जो विजन है वो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बॉस का नहीं होता। बॉस ने ऑर्गेनाइजेशन के विजन को फॉलो करना होता है। तो आई टोटली सेकंड यू। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि विजन ऑर्गेनाइजेशन का होता है कोलेक्टिव विजन है ना। इट इज नॉट एक आदमी का विजन, तो वो लोगों से बनता है विजन। और जो अच्छा लीडर होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो लोगों के मतलब ख्यालात या जो भी कुछ उनकी वो है फीलिंग्स हैं उनको पढ़ के उसको कंसोलिडेट करता है एक विजन स्टेटमेंट की सूरत में। इस हद तक मैं उसको मानता हूं। अगर आप उसको इस बात पे विजनरी कहना चाहते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं तो इसको विजनरी नहीं समझता। ठीक समझ रहे हैं जी सब लोग? मतलब दिस इज माय ओपिनियन, आपका कुछ और भी हो सकता है। मेरे ख्याल में वो वाली चीज हम इस तरह कर सकते हैं, मतलब अगर कहीं दरमियानी रास्ता निकालें। एक होता है विजन स्टेटमेंट, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन। अब उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उस विजन को ऑब्वियसली, जिस तरह आपने कहा, वो ट्रैवल भी करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। और उस विजन से आप अपनी डिपार्टमेंट का विजन, अलग अलग इंडिपेंडेंट विजन होगा टू अचीव दैट। वो तो जाती विजन है ना। मेरा मतलब मेरा एक जाती विजन है, उससे आपका क्या लेना देना? भाई मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता हूँ,
और मैं अपने दिमाग में एक प्लान करके बैठा हुआ हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना भी रखिए, मैं अपना, लेकिन ऊपर से अगर हम एक टीम का हिस्सा है तो हमारे ये विजन जो है दे एड अप ऊपर की तरफ, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन कलेक्टिव विजन फिर होना चाहिए टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल, और एग्जैक्टली इसके लिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेट मोड पे लर्न करे, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सिखाने ना आए, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली लर्न करना शुरू कर देती है। और ये चीज मैंने होते हुए देखी है 2 इदारों में, एक नोकिया में, नोकिया एरिक्सन मिल गए थे, और एक एनसीआर में। मतलब इतना वंडरफुल मॉडल था कि उनका एचआर डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं था और उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस कोई दे ही नहीं सक रहा था। उन्होंने ऑटोमेट कर दिया हुआ था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये आप एक एम्प्लॉई हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑथोराइज है कि आपने 4 ट्रेनिंग सालाना कर ली। उनमें से 2 ट्रेनिंग आप फॉरेन में भी कर सकते हैं, 2 पाकिस्तान में कर सकते हैं। ट्रेनिंग किस फील्ड की करनी है, कौन सी करनी है, कब करनी है, दिस इज ऑल योर डिसीजन। आप सिर्फ उनकी एक कार्ड बनी हुई थी, उधर जाके शॉपिंग करें कि फलाना कोर्स जो फलानी तारीख से फलानी तारीख ये मैंने ये करना है, आप ख्वाहिश का इजहार करें और जो सिस्टम है वो खुद ब खुद एक्शन में आ जाएगा। आपकी टिकट्स की बुकिंग, आपका रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट वगैरह, एवरीथिंग विल बी रेडी, एंड जो तारीख आपने दी है उस तारीख को गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। आ जाओ भाई कि जी आपका बॉस नहीं छोड़ रहा, वो सब जिम्मेदारी नोकिया की अपनी, कि जी ये बंदे की पर्सनल डेवलपमेंट पे जा रहा है, रिप्लेसमेंट देनी है, जो देना है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, मतलब काम नहीं रुकेगा। और आप अंदाजा कीजिए 4 कोर्स आप कर रहे हैं सालाना और आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका टाइम शामिल है इस साल के अंदर, 4 कोर्सेज का टाइम उन्होंने आपकी डेवलपमेंट। आपका दिमाग खराब है, वैसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम ट्रेनिंग करा देंगे, लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। कौन छोड़ के जाएगा? मैंने जाफर ब्रदर में कभी किसी बंदे को छोड़ के जाते नहीं देखा। उनका भी माहौल बड़ा जबरदस्त है। वो खुद कहते हैं कि भाईजान इससे ऊपर हमारे पास पोजीशन नहीं है, बराए मेहरबानी आप किसी और जगह चले जाएं। वो लोग कहते हैं नहीं सर इधर ही रहना। I can relate with हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसी प्रोसेस से गुजर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की रिवीजन HR इंडिया इस तरह से आप बता रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तक उस लेवल पे शायद अभी पहुंचे नहीं, प्रोसेस मैं उससे रिलेट कर सकता हूं। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब कहने का ये सर कि ये जो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, और मैं जो एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ आपके कित के माहौल से दे रहा हूँ। मेरा मतलब है जाफर ब्रदर्स भी पाकिस्तान में मौजूद है, इधर ही इस्लामाबाद में ऑफिस है, ठीक है जी। एनसीआर भी इधर ही मौजूद है, नोकिया सीमन भी इधर ही मौजूद है। इफ दे कैन डू सो वेल देन व्हाई कांट वी? सो प्रॉब्ली वी नीड टू थोड़ी सी सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, हम चीजों को एनहांस और इम्प्रूव कर सकते हैं। एनीवेज जी, इस वक्त मकसद अर्न वैल्यू को डिस्कस करना नहीं था एज सच। अर्न वैल्यू के ऊपर आगे बहुत बात होगी, कॉस्ट में जब हम जाएंगे उसके हवाले से उसकी बात करेंगे। और फिर प्रैक्टिस गाइड्स आ जाती हैं, और प्रैक्टिस गाइड्स में बहुत सी चीजें हैं। ये बिजनेस एनालिसिस और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट दोनों का ताल्लुक, असल में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, और बिजनेस एनालिसिस, ये दोनों जो रोल हैं बिजनेस एनालिस्ट का और प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, एलिसिट करते हैं, मैनेज करते हैं, व्हाटएवर। तो ये इनका दोनों का ताल्लुक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट से। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिक्वायरमेंट मैनेज करनी आनी चाहिए और वो बिजनेस एनालिस्ट को भी आनी चाहिए। फिर बिजनेस एनालिसिस कैसे किया जाता है उसका भी पूरा एक प्रैक्टिशनर का स्टैंडर्ड है। अब इन दोनों को जो बाद में मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया, द गाइड, क्या कहते हैं, आरपीएमआई गाइड टू बिजनेस एनालिसिस, ठीक है, वो बन गई, बहुत जबरदस्त चीज बन गई वो भी। इसी तरह तो आपने देखा होगा ओपीएम का स्टैंडर्ड बना हुआ है, बहुत सी चीजों को मिलके बना हुआ है। दरअसल यहाँ पे उनकी सोल सर्चिंग यहाँ पे हुई है, और जो इसकी जिन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे वो ओपीएम खड़ा है वो है, एक तो ये है गवर्नेंस। गवर्नेंस इज द बज़ वर्ड टुडे। लोगों को समझ नहीं आ रही कि अपने सिस्टम्स को कैसे गवर्न करें, प्रोग्राम को कैसे गवर्न करना है, प्रोजेक्ट को कैसे करना है, प्रोग्राम को कैसे करना है, पोर्टफोलियो को कैसे करना है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गवर्न करना है, मुल्क को कैसे गवर्न करना है। गुड गवर्नेंस का लफ्ज हर कोई आके छोड़ के चला जाता है, बातें बना के चला जाता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि गुड गवर्नेंस का मतलब तक तो हमें आता नहीं। खास तौर पे वो लोग जो कि इलेक्ट होके आते हैं, उनको, उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है गुड गवर्नेंस होती क्या है। गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन तक तो उनको आती नहीं है, और वो हमें लंबी लंबी तकरीरें सुना के चले जाते हैं और करते कराते कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पे गुड गवर्नेंस आप मुल्क को छोड़ें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें। अगर तो वो जैसे कहते हैं ना, रिट जो है आपकी कायम है, तो आपकी गुड गवर्नेंस है। रिट जब आपकी चैलेंज हो जाती है, मतलब ऊपर वाले की किसी की कोई नहीं सुनता, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी 1.5 इंच के मस्जिद बना के बैठा हुआ है, कोई निजाम ही नहीं है। एक वीक लीडरशिप होगी तो सब निजाम तहबाला हो जाएगा। एक अच्छी स्ट्रांग लीडरशिप जो है, स्ट्रांग का ये नहीं डंडा लेकर करता रहता है, स्ट्रांग लीडरशिप का मतलब है भले वो कितना ही सॉफ्ट स्पोकन बंदा ही क्यों ना हो, लेकिन उसने निजाम इतना जबरदस्त रखा हुआ है। अब आप ये देख लीजिए ना, ये अपना हजरत जो यूसुफ थे जो कुएं में फेंके गए थे, हजरत यूसुफ जो थे, उन्होंने बाद में हुक्मरानी की, उन्होंने मैनेजमेंट की। बुनियादी तौर पे ही वाज अ वेरी गुड, मतलब ये गवर्नेंस में ही वाज वेरी गुड। ही सेड कि जी मुझे प्रोडक्शन पे लगा दिया जाए, किंग को उसने कहा मुझे उसका वजीर बना दिया जाए, समथिंग कहते हैं। तो प्रोडक्शन इज ऑल मैनेजमेंट। तो अब उनका निजाम जो था वो कुदरती बात है कि अगर उनका अच्छा ना होता तो वो ना उस पोजीशन तक पहुंचते। तो आजकल हमें यही हमारी वीकनेस है कि हम लोग तो पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर, मगर वो उस काम को करना नहीं जानते। खैर, तो गवर्नेंस जो है वो एक बड़ा टिपिकल माहौल है और उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस उम्र में भी आके बहुत कुछ सीखा गवर्नेंस के हवाले से, और बहुत सी चीजें क्लियर हुई, और वो जो गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अच्छा ये चक्कर ये होता। और एक और बात मैं यहाँ गवर्नेंस के हवाले से बताता हूँ, गवर्नेंस में और मैनेजमेंट फर्क है। गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, कोई बताएगा? हादी कुरैशी साहब, मोहम्मद उमर, आपको पता है मैंने आप दोनों का नाम क्यों लिया? बिकॉज यू पीपल आर नॉट अटेंटिव एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। जी आदि भाई बोलिए, ऊंचा बोलिए जरा जनाब। हाफिज मान, उसमें रिस्पांस टाइम बड़ा पुअर होता है, इस वजह से। जी सर। जी हाफिज साहब। जी सर। गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? सर आवाज कट रही है आपकी। सर मैंने कहा गवर्नेंस और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? अच्छा चले जी, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं अभी क्या बात करूं, चलिए ठीक है, खैर इसके ऊपर डिस्कस बाद में करेंगे। तो गवर्नेंस सर गवर्नेंस और सर गवर्नेंस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही होती है, जो गूगल की डेफिनेशन है, और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ ज्यादा रिलाई कर रही है, प्लस इसके मैनेजर साथ ऐड हो रहते हैं इसमें। सर ये वही फर्क है जो गवर्नर में और वजीर आजम में है। ये वही फर्क है जो एक सूबे के गवर्नर में और चीफ मिनिस्टर में है, सदर में और वजीर आजम में है। बात समझ आ रही है कुछ थोड़ी थोड़ी? जो जो टॉप सीट पे बैठा होता है, बुनियादी तौर पे वो जनरली एक बसात बिछाता है और उसके असूल बनाता है, और जो सिस्टम को चलाने वाला बंदा है वो उनके मुताबिक चीजों को इंश्योर करता है कि इन्हीं गेम रूल्स के तहत
सिस्टम चलेगा, बस उसने ये इंश्योर करना है। उसके नीचे फर्दर लोअर लेवल मैनेजमेंट आती है, जो उन चीजों को, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कुछ लोग, वो लोग फिर उसको फिजिकली दे डू इट। किसी भी लेवल में, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक गवर्नेंस लेवल है और एक मैनेजमेंट लेवल है, एक डिपार्टमेंट में भी एक गवर्नेंस लेवल है और एक मैनेजमेंट लेवल है। तो वो जो ऊपर से गवर्नेंस आ रही है, मतलब इस मुल्क की गवर्नेंस के कुछ असूल हैं। अगर कोई चीज क्राइम है तो कोई कंपनी या कोई इदारा वो क्राइम नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है ना, क्राइम है ना, लेकिन लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है बैड गवर्नेंस है। मुल्क का कानून कुछ कहता है और ट्रेडर कुछ और खेल रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर से वीकनेस है। खैर, अगर आप वो फॉलो कर भी रहे हैं, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कानून बनाए हैं, एक असूल बनाए हैं और एक डिपार्टमेंट को फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क। तो गवर्नेंस ऊपर वाली जो है वो नीचे को इफेक्ट करती है, नीचे वाली उससे नीचे को करती है, और ये पूरा सिस्टम इस तरह से बंधा होता है। तो खैर, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात अभी नहीं करना चाहता। फिर इसके अलावा जो हमारे पास और प्रैक्टिस गाइड्स हैं, उसमें एजाइल प्रैक्टिस गाइड बहुत मशहूर है। एजाइल प्रैक्टिस गाइड एडिशन जब PMBOK का आया था, तो उसके साथ ही रिलीज हुई थी। मतलब एजाइल के बारे में तो हम पहले भी बात करते थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अपना फॉर्मल शक्ल में PMI की तरफ से ये प्रैक्टिस गाइड जब आई, तो ये PMBOK 6th एडिशन के साथ आई, और अब जो है, अब तो 7th एडिशन पूरे का पूरा ही एजाइल हो गया, ऑलमोस्ट एजाइल। मतलब लोग कहते हैं जी बिल्कुल पूरा हो गया, मैं कहता नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं है, थोड़ी गुंजाइश है अभी भी कि ट्रेडिशनल काम कर सकते हैं, लेकिन ये फैसला अब आप पे छोड़ दिया गया कि आप अपने प्रोजेक्ट की सेहत देख के बताएं कि इसको कैसे करना है, उसके हालात और वाकयात और बाकी चीजों को मद्देनजर रखते हुए। इट इज नाउ योर डिसीजन टू टेलर व्हाटएवर वे यू वांट टू डू द प्रोजेक्ट। फिर एक और चीज हुआ करती थी कि जब भी कोई स्टैंडर्ड बनता था, तो वो एक सैंपल चीज के ऊपर बनता था। प्रोजेक्ट, एक सादा प्रोजेक्ट कैसे करना चाहिए, एक सादा प्रोग्राम कैसे करना। उन्होंने कहा भाई व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी। सो क्योंकि व्हेन यू डू द वर्क, जब आप प्रोजेक्ट्स फील्ड में करते हैं, तो यू डू नॉट फेस सिंपल सिनेरियोज, यू फेस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज। So the complexity had to be studied. So they came up with navigating complexity, which is really very useful in understanding the complexity and navigating the complexity, in other words, in projects, in programs, in portfolios and all over. So this is again a very good standard. मैं तो ये कहूँगा, अब I don't know आप लोग मेरे से इस बात से मुतासिर होते हैं या नहीं होते, मैं तो कहता हूँ कि जितने स्टैंडर्ड हैं पढ़ने चाहिए। और ये कहानी की किताब नहीं है, दे आर डिफिकल्ट टू रीड बिकॉज दे आर फुल ऑफ नॉलेज। जैसे वो कानून की किताब नहीं होती, इस तरह जखील मोटे मोटे अल्फाज और वो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए तो यू आर अबव द क्लाउड्स, देन यू नो एवरीथिंग, देन यू नो कि हाउ, कब, कहाँ, कैसे ये चीजें आपस में लिंक होनी। फिर जनाब, ये एक इससे पुराना है, ये मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही आला कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा आला कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है कि असल में प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम पोर्टफोलियो की सारी जो कहानी हम बताते हैं, इसके पीछे जो प्राइम मूवर है वो चेंज है। एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का कोई तरीका होता है जिसको हम ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस बनते कैसे हैं? मतलब प्रैक्टिस से बनते हैं, जो भी कुछ होता है, मतलब किसी ने तो बनाए ही होंगे ना, जब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई होगी पहली दफा किसी ने बनाए होंगे। खैर, वो जो भी कोई थे, वो उस वक्त जब भी कभी बनाए गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि जबरदस्त, बस ये परफेक्ट है, ऐसे ही काम होगा आइंदा। और बल्कि आपकी वो जॉब टाइटल, जॉब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एवरीथिंग इज रिटन डाउन एंड यू कैन परफॉर्म, आला तरीके से काम कर सकते हैं। बट how long an organization can exist with the same old rules? The environment is going to change. Technology is going to change. Even your organization internally is going to change. Externally is going to change. And ultimately, there will be a lot many forces which would say, this is not the right way of doing things now.
you have to change. And whenever there is a need for change, operations resist. Because तो फॉलो ही उन्होंने लिखी पढ़ी किताब करनी है, प्रिडिक्टिव तरीकाकार है, उन्होंने उसी को फॉलो करना है, वो तो लकीर के फकीर है, इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होती है स्टेटस को मेंटेन करने की। तो अब यहाँ पे हमें इनोवेटर्स चाहिए होते हैं, इनोवेटर्स से भी पहले क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते। खैर, जब भी ऐसी जरूरत का एहसास हो जाए, अभी मैं क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा नहीं जाता, एहसास हो जाए कि हमें तब्दीली की जरूरत है, तो तब्दीली कैसे लाई जाए, बड़ा मसला है। अगर हम तब्दीली हम कहें कि जी ओहो इस सारा सिस्टम जो फिजिकल है, जो इस वक्त करंट ऑपरेशनल सिस्टम है, वो सारा बंद कर दो। भाई अगर बंद कर दो तो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई तो आपकी रोजी बंद हो जाएगी, ये तो कोई तरीका ना हुआ। So we will let the organization run in the way it is running, while in parallel we set up an experiment, a research, to see whether that change, how that change can be brought in, and whether that can be successful or not. This, whenever we do, is a project. Project is basically जो उसे कहते हैं कि चेंज का टूल है, और प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज एजेंट है। तो ये पर्सपेक्टिव है जो इसने यहाँ शुरू किया हुआ या डिस्कस किया है इस किताब में, मैनेजिंग चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन। और बुनियादी तौर पे अगर आप इससे भी बढ़ के बात करें, जो कि पहले चैप्टर में हम ज्यादा तफसील से बात करते हैं कि प्रोजेक्ट हैं, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर पोर्टफोलियोज आ जाते हैं। तो इनका ये प्रोग्राम जो है वो ज्यादा बड़ी चेंज के लिए, और पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चेंजों के लिए, और ओवरऑल स्ट्रेटेजिक चेंज, और इनका सारा रिश्ता जो बनता है, दैट इज डिफाइंड इन मैनेजिंग चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक है जी बेनिफिट रियलाइजेशन। यहाँ पे मैं ये बताता चलूं कि जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में फर्क क्या है? कोई मुझे मदद कर सकता है जी? प्रोग्राम और प्रोजेक्ट में आप क्या समझते हैं कि क्या फर्क होगा? सर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलके एक प्रोग्राम बनते हैं मेरे ख्याल में। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो प्रोग्राम बन जाएगा, यस और नो? अगर 3 प्रोजेक्ट में मिला के करूं उनको, क्या वो सैंडविच बना लूं उनका, तो क्या ये सैंडविच प्रोग्राम कहला सकेगा? सर अगर आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो माइट भी वो एक प्रोग्राम बन जाए। दैट इज द पॉइंट। कोई बेवास्ता किस्म के 3 प्रोजेक्ट जिनका ना सर मिलता है ना पैर मिलता है, जिनका कोई रिश्ता नहीं बनता, उनको मिलाने से प्रोग्राम नहीं बनता। प्रोग्राम्स का आपस में रिलेटेड होना, उनका एक ही बड़ी मंजिल की तरफ गामजन होना जरूरी है ताकि प्रोग्राम की शक्ल दी जा सके। मतलब प्रोग्राम का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलजुल के उस बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। और हर जो प्रोजेक्ट प्रोग्राम के अंदर है उसका अपना अपना जो मकसद है, दैट इज एक्चुअली अलाइंड विद द प्रोग्राम का मकसद। इसकी स्ट्रेटजियां अलाइन होती हैं आपस में। सो दैट्स हाउ द प्रोग्राम विल कम। तो प्रोग्राम्स मकासद की बात करो ना, ऑब्जेक्टिव मकासद है, लेकिन असल में मकासद अचीव होने से क्या होगा? प्रोजेक्ट का मकसद अचीव हुआ तो क्या निकलेगा? व्हाट डू यू गेट? प्रोजेक्ट का मकसद अचीव होगा तो आप प्रोग्राम को छोड़ दें अभी, प्रोजेक्ट से क्या निकलेगा? व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? क्या देंगे अगले को? देयर मस्ट बी सम बेनिफिट। अच्छा, और सोचें। वी डिलीवर डिलीवरेबल प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट का लेवल है प्रोडक्ट डिलीवर करना। आपने कहा जी मुझे एक स्कूल बना दो, मैंने स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, स्पेसिफिक के मुताबिक आप चेक कराया, मैंने कहा जी ये स्कूल बन गया, हैंडओवर टेक ओवर, खत्म हो गई बात। प्रोडक्ट तक की कहानी है ना। उसके बाद अगर मेरे जाने के बाद आप कहें इसलिए स्कूल कैसा बनाया, ये तो चलता ही नहीं है, मेरा कसूर है। स्कूल आपने चलाना है, मैंने तो बना दिया है, मेरी इमारत में कोई फॉल्ट है तो बताएं। स्कूल नहीं चलता, ये प्रोजेक्ट मैनेजर बड़ा गंदा था क्योंकि स्कूल नहीं चलता, मतलब कोई बददुआ करा के चला गया है, तो क्या कर दिया उसने, ये बेवकूफों वाली बातें। तो मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो
डिलीवरेबल देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है, वो जो मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा था ना, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो गया। तो प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल है, जो स्कूल बन गया, अब ये स्कूल चलेगा और कुछ ओवर द इयर्स यील्ड करने शुरू करेगा बेनिफिट। सवाल ये पैदा होता है इस स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, व्हाट वाज द बेनिफिट केप्ट इन माइंड, व्हाई वाज दिस स्कूल ऑर्डर्ड? सो whomsoever has ordered this school, भले वो प्रोग्राम मैनेजर का वो था या वो कोई और था, अगर से कि प्रोजेक्ट अकेला हो, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो, उसको भी तो किसी ने कहा ना कि ये काम करो, तो उसने सोचा होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स होते हैं, कोई टारगेट्स होते हैं। इसका मतलब है कि जब ये स्कूल बनाया गया होगा तो हो सकता है अगले के दिमाग में ये हो कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है और हमारे इतने बच्चे जो हैं वो अनपढ़ जाते हैं, तो अगर ये एक स्कूल हो जाए तो अगले 5 सालों में या 10 सालों में हम इतने बच्चों को यहाँ से लिटरेट करके निकाल सकते हैं। हो गया ना टारगेट। सो फर्ज करें कि उसने 10 साल तक की सोच सोची थी, तो 10 साल में जितने बच्चे यहाँ से निकल सकते थे वो मेरा बेनिफिट है, राइट? उसको मद्देनजर रखते हुए अब प्रोजेक्ट मैनेजर को भले ये बेनिफिट उसने रियलाइज तो नहीं करना, लेकिन उसको इस बेनिफिट को मद्देनजर रखना होगा, उसको इस स्ट्रेटेजी को दिमाग में रखना होगा, ताकि स्कूल बनाते हुए इतना मजबूत बनाए कि 10 साल चल सके, और इतना मतलब उसमें फैसिलिटीज जो रिस्पेक्टिव इतनी ऑडियंस की हैं वो मौजूद हों, खुला इतना हो, वो लैब हो, ये हो, वो जो भी कोई उसका डिजाइन उसके मुताबिक हो। लेकिन जब वो डिलीवर कर देगा तो वो उसको चला गया। तो जब वो चीज डिलीवर करता है, जो चीज डिलीवर करता है वो डिलीवरेबल जो होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। आमतौर पे प्रोडक्ट के ऊपर है, जब उसको अगर आप आउटपुट कह लें, आउटपुट। लेकिन एक अच्छा ये तो हो गया आउटपुट, और प्रोग्राम क्या डिलीवर करता है? वो आउटपुट नहीं डिलीवर करता, वो बेनिफिट्स डिलीवर करता है। प्रोग्राम का टारगेट ही बेनिफिट डिलीवर करना। ऑल दो अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो इसके भी बेनिफिट कोई ना कोई डिलीवर करेगा, प्रोग्राम नहीं करेगा तो कोई और करेगा, somebody is delivering that. So yes, there are benefits of every project, right? अब जनाब देखना ये है, एक चीज और मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे स्लाइडों में आ भी जाएंगी चीजें, लेकिन बात से बात निकल रही है तो मैं कर रहा हूं। एक चीज आउटपुट के अलावा आउटकम भी होती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि आउटकम क्या होता है? हसन मलिक, what is an outcome and how do you relate it to output and benefit? I think, Assalamu alaikum. I think a desired output is called outcome. आउटकम लफ्ज से क्या लगता है आपको? आउटकम, आउटकम, कम क्या मतलब? जो आउटपुट आपने डिलीवर किया, The final product. उससे क्या नतीजा निकला? इमीडिएट गेन कमिंग आउट ऑफ आउटपुट। बात समझ आई? आउटकम इज a small little benefit, immediate benefit, which is coming out of the product. And a school जब आपके हवाले किया, this is also project management। होता ये होता है कि ये स्कूल तो बना के देंगे लेकिन टर्न की होगा। टर्न का मतलब ये हुआ कि स्कूल तो मैंने बना दिया, अब मैं इसको चला के भी फंक्शनल ऑर्डर में रख के और आपको आपके हवाले करूंगा कि आप स्कूल में चाबी डालें और ये चलती हालत में आपके सामने। So they are not expecting just an output. They have contract में उन्होंने कहा है मुझे टर्न की दो। इसका मतलब ये हुआ कि they are expecting an outcome. So I am doing a little bit more than what was desired from a project. मैं प्रोडक्ट से निकल के, आउटपुट से निकल के आउटकम तक दूंगा। This is very much valid कि प्रोजेक्ट मैनेजर इस हद तक का बेनिफिट देने का मजाज हो सकता है। दो सीटों ने एक तो मुझे कहा जी ये आप स्पीकर यहाँ डिलीवर करके चले जाएं, मैं डिलीवर किया, चले गए, चलते चले, नहीं चलते ना चले। एक बंदा कहता है कि नहीं स्पीकर रहो यहाँ रखो, मुझे चला के दिखाओ। ये आउटकम है, चल रहा है, आवाज आई है, ठीक है, सेटिस्फाइड हूं, अब आप जाए। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये अब आप इधर ही बैठ जाए, अगले 5 साल तक ये स्पीकर चलता रहे, आप इधर ही बैठे रहे, ये तो नहीं कहा ना। तो बेनिफिट की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, लेकिन कम से कम आउटकम की जिम्मेदारी उसकी है, राइट? तो बेनिफिट्स यूजुअली हम प्रोग्राम से डायरेक्टली एसोसिएट करते हैं। होते तो बेनिफिट प्रोजेक्ट्स के भी हैं,
तो बेनिफिट रियलाइजेशन के मैनेजमेंट के ऊपर भी एक पूरा प्रैक्टिस गाइड बनी हुई है। इट्स अ फैंटास्टिक बुक, अच्छी जबरदस्त चीज है। फिर जनाब जो मुख्तलिफ वो हैं हमारे एरियाज, इंडस्ट्रीज, उनकी अपनी अपनी डिमांड है। वो कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, आपने पीएमबीओ के लिए हमें बहुत फायदा हुआ, लेकिन बात ये है कि ये तो जेनेरिक बातें हैं ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जो कि इलेक्ट्रिकल को भी लगती हैं, कंस्ट्रक्शन वाले को भी लगती हैं, आईटी वाले को भी, सब पे अप्लाई कर जाती हैं। दैट इज फाइन, बट हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ ऐसा भी होता है, कुछ और भी असूल हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो स्पेसिफिक टू कंस्ट्रक्शन है। तो पीएमआई ने क्या किया कि उनका जी बिल्कुल हाजिर, हम आपकी हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, आप बताएं, एक पार्टी आपकी टीम बना देते हैं पूरी दुनिया से कंस्ट्रक्शन वालों की, आप जरा बैठ के बताएं कि पीएमबीओ से बढ़ के कौन सी चीजें हैं जो आप कंस्ट्रक्शन की एक्सटेंशन में डालना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन किसकी एक्सटेंशन है? दिस इज एक्सटेंशन टू पीएमबीओ के। पीएमबीओ के अलावा क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्शन वालों के लिए खास तौर पर रिक्वायर्ड हैं, दैट इज द कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन। और ये बड़ी रिसर्च के बाद बनी। इसी तरह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को करने के लिए कुछ थोड़े अलग ही असूल और तरीके होते हैं, उसकी लिंगो भी अलग हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ भी है और बाहर के मुल्कों में भी है। तो उसको उन्होंने गवर्नमेंट एक्सटेंशन में कवर किया। और वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करती एक्सटेंशन है, लेकिन मुझे पता है कि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनडीपी टाइप के, उनकी भी रिसर्च हो रही थी, मैं उसका पार्ट रहा हूँ, और वो भी हो रही थी, लेकिन एज सच इट डिड नॉट रिजल्ट इन दैट काइंड ऑफ एक्सटेंशन। फिर सॉफ्टवेयर की भी, ये भी 7-8 साल पहले सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन निकली है, और सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन तकरीबन एजाइल प्रैक्टिस गाइड के आने से कुछ अर्सा पहले आई थी। और अच्छा एक चीज और है, मैं अभी अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल। ये क्या होता है? ओपीएम तो पढ़ा है ना आपने, द स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, याद है जी सबको? क्या चीज है मोहम्मद उमर साहब, व्हाट इज ओपीएम? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर। फिर जरा ऊंचा करके बोलिएगा, आवाज नहीं आई। पता नहीं, मैंने शायद 1 मिनट में देखूं स्पीकर तो मैंने लो पे नहीं कर दिया, क्या चक्कर हुआ है? गया मेरा माउस ही गुम हो गया। हाँ जी, उधर गया हुआ है माउस, पकड़ा गया, इधर ही अभी आया था। ये स्पीकर तो ठीक है, चले बोले बोले। सर आवाज आ रही है? जी जी बोले, आ रही है जी सर, ये एक फ्रेमवर्क होता है जो कि प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को आपस में अलाइन करने के लिए यूज होता है। अलाइन करने के लिए होता है? जी जी ओके। ओपीएम मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज जो बनी होती है, मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम इनकी फंक्शनिंग को इंटीग्रेट किया जाए तो उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैच्योरिटी मॉडल है ओपीएम, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नापा जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स में कैसी है, प्रोग्राम्स में कैसी है, और पोर्टफोलियोज में कैसी है। किसके मुकाबले में? दुनिया के मुकाबले में, दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में। तो जब आप जब ये काम करते हैं, जब आप अपने आप को मुकाबले की जंग में खड़ा कर लेते हैं, तो ये मैच्योरिटी मॉडल है, और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस में कंपीट किया जाता है। वेयर एज जब मैं एक स्टैंडर्ड की बात करता हूं, स्टैंडर्ड नेवर टेल्स यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड ओनली टेल्स यू द बेयर मिनिमम नॉलेज टू कीप यू फ्लोटिंग। गलत काम ना करने, सही काम करने का तरीका आपको बता देता है। लेकिन गुड से बेस्ट होना ये आपका अपना फेल है, लेकिन बैड से गुड तक स्टैंडर्ड इसमें आपकी मदद करता है। जी आसिफ साहब। जी सर, क्या ये इंटरनेशनली कोई रैंकिंग होती है, कोई नंबरिंग होती है मैच्योरिटी मॉडल? ये मतलब किस तरह इसकी रैंकिंग होती है, अगेंस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्या होता है?
असल में होता ये है कि कामरान साहब आपका माइक खुला हुआ है और उससे बड़ी आवाजें आ रही हैं, मैं बंद कर रहा हूँ आपका माइक। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं कुछ मार्केट से उठती हैं, जैसे पीएमआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने कहा कि हमने ठेका ले लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, हम इसका सर्वे भी करेंगे, ये भी करेंगे, आप लोगों को जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, हम उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं या मैच्योरिटी मॉडल्स बनाते हैं वो वॉलंटरली काम करते हैं और वो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती। ये एक पाकिस्तान में मैंने ये अजीब फलसफा सुना है, स्टैंडर्ड फॉर्मिंग बॉडीज होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। और ये जो इस तरह की बॉडीज होती हैं जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, व्हाई शुड इट बी सर्वाइविंग अंडर गवर्नमेंट? इट इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी। व्हाट नॉनसेंस इज इट कि जिसके ऊपर पीईसी का चेयरमैन लगाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये जो बॉडीज होती हैं ये बनाती हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड्स या मैच्योरिटी मॉडल। अच्छा, अब ये जौन सा मर्जी तरीका बना लें, अब जिस तरह और मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती, आपको ये मैं बता दूं, ये इंटरनेट की जितनी दुनिया बनी है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बनी है, यूएस से। इसी तरीके के साथ यूएसए इतना एक्टिव है कि दुनिया में जहां कहीं भी इस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडीज काम कर रही होती हैं वो उसके अंदर अपनी से डालने की कोशिश करता है। मतलब मैं ओपीएम 3 जो अब नहीं किताब अब मौजूद नहीं है, मैच्योरिटी मॉडल वाली, ये वाली किताब, इसमें लिखने में आई वाज वन ऑफ द ऑथर्स। और हमारी जब मीटिंग हो रही थी, हम थे गालबन कहाँ पे थे, स्कॉटलैंड में थे गालबन, तो वहां पर स्पेशली एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स के 4-5 ऑफिसर्स फ्लाई किए गए और उन्होंने आके हमारे साथ मीटिंग की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज को भी कंसिडर कर लें आप, दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब वो एनफोर्स तो नहीं करते लेकिन इन तरीकों के साथ वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचा देते हैं। तो मतलब ये है, ये तरीका होता है। ये नहीं कि डंडा लेके आप कहेंगे हुन करो, एक इस तरह का कानून बनाओ, ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता। तो इसका तो उन्होंने जब सीएमएमआई जिस तरह है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, उन लोगों ने जैसे आपने कहा उन्होंने एक लेवल्स बनाए हुए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। जो लोग उसके मिजाज पे पूरे नहीं उतरते उनको लेवल 0 कहते हैं, अनटेस्टेड जो है। फिर जो पहले लेवल पे आता है उसे कहते हैं तुम ठीक है, तुम पहले लेवल पे हो, तुम दूसरे पे। तो जो हाईएस्ट लेवल पे जाता है वो बड़ा जबरदस्त बात होती है कि सीएमएमआई लेवल 3 का बंदा है, लेवल 4 का बंदा है, कि ऑर्गेनाइजेशन, बंदा तो नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो मतलब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में इतने आला है। अगर आप कहें कि जी आईएसओ सर्टिफाइड है, हम आईएसओ सर्टिफाइड ना कोई बात नहीं है, दैट इज जस्ट कि यार आप चलो कोई प्रोसीजर फॉलो करते हो, मतलब यू आर नॉट डूइंग बैड प्रैक्टिसेस, यू आर डूइंग सम गुड प्रैक्टिसेस। बट ये हमें नहीं पता कि आप कितने आला हो। आला करने तो सीएमएमआई में आना पड़ेगा, उस दूसरे मुकाबले में आना पड़ेगा। आईएसओ तो आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता है, मैं बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दूँ, मुझे आईएसओ मिल जाएगा, ठीक है जी। लेकिन सीएमएमआई इज द मैच्योरिटी मॉडल। इसी तरह पीएमआई का जो अपना मैच्योरिटी मॉडल है वो ओपीएम 3 है, जिसके अंदर जब वो आपको असेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो वो फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में, पोर्टफोलियो में, और उसके बाद फिर आपको ग्रेड करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट में आपको अलग नंबर मिलते हैं, प्रोग्राम में अलग मिलते हैं, पोर्टफोलियो में अलग मिलते हैं, और उसके बाद फिर उनको कंबाइन करके वो बताते हैं कि आप ओवरऑल किस जगह खड़े हैं। और उसमें वो लेवल्स नहीं बनाए हुए इन्होंने लेवल्स नहीं बनाए हुए, इसमें उन्होंने परसेंटेज रखी हुई है कि जो 33% में जो है आपके प्रोजेक्ट में से आपके 20% नंबर आए हैं, उसमें 33 में से 18 आए हैं, तो वगैरह टोटल आपका ये स्कोर बन गया, तो आप इधर खड़े हैं। और आपको होना कहाँ चाहिए, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन 80 से ऊपर होती है फर्स्ट करें, तो आप तो 50 पे बैठे हो। इम्प्रूव ओके जी, कहाँ इम्प्रूव करूं? वो कहते हैं इधर आओ, बताते हैं तुम कहाँ वीक हो, इसमें वीक हो, इसमें वीक हो, इसमें वीक हो। अब ये वाला काम जो है पीएमआई ने इसको आउटसोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी ये हमसे नहीं संभाला जाता, ये ऑडिटर्स को उन्होंने दे दिया। और ओपीएम का स्टैंडर्ड भी जो ओपीएम 3 का था वो भी खत्म हो गया, मतलब इट्स नो मोर अवेलेबल फ्रॉम पीएमआई। तो वो मैच्योरिटी मॉडल जो है वो अब प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑडिटर हो गया। अब वो ऑडिटर उसके मुताबिक पैसे बना रहे हैं, जैसे वो नहीं होते अपने हमारे सीएज होते हैं, इस तरह वो ऑडिटर है। बल्कि मैंने उसके जब वो बन रहा था उसके कोर्स के लिए मैं जाना चाहता था, लेकिन इट वाज टू एक्सपेंसिव। इन दोज डेज 10,000 यूरोस, पाउंड स्टर्लिंग।
तो वो बड़ा एक्सपेंसिव था। कर तो मैं लेता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आज से 10 साल पुरानी बात है, तो 10 सालों में मैंने तो कोई नहीं सुना पाकिस्तान में कोई किसी ने कोई ऐसा काम कराया। वो तो पैसे डूब ही गए ना इस तरह से। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल के ऊपर खुद को स्केल करवाती है, उसका जो भी रिजल्ट आता है, उससे फायदा है कि आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंड लेके मार्केट में मतलब एग्जैक्टली देखिए, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है ना। हम लोग वैसे कहने को तो बड़े वो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं और पता नहीं ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम 25 से 50 साल पीछे, 25 से 50 साल हमारी सोच इतनी बैकवर्ड है कि हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अच्छी चीजें, अच्छा अंग्रेज को अगर आप देखें, मैं उसकी कोई बहुत तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं अगर उन्हें कोई चीज अच्छी नजर आती है वो ऐसे करके घसीट लेते हैं, वो अपनी इधर करके चिपका लेते हैं, वो दे मेक इट देयर हैबिट। फॉरेन बुरे लोग भी हैं उनके अंदर, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे में अक्सरियत बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हमारे पास भी हैं लेकिन वो बहुत ही कम है। उनके यहाँ ये चीज है कि अगर कोई चीज अच्छी है तो वो ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब मैंने खुद ये फील किया, मतलब मैं जब मैं अब कभी यूएस जाता था, एक जगह जाता, वो एयरपोर्ट पे बड़ा तंग करते हैं, बड़ा मेरा दिल खराब होता था। लेकिन एज सुन एज आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते थे और आप अपनी कम्युनिटी में जिन लोगों को जो नॉलेज कम्युनिटी में घूमना, वहां आपको आपके मकाम के बराबर इज्जत मिलती थी। जो जितना जानता है उसको उसके हिसाब से उतनी इज्जत मिलती है। तो मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में तो आप इधर कह के थक जाएंगे, मैं तो ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, अच्छा होगा, that doesn't matter. mean you will pay obviously the amount everyone एक third party के बाद ये कराते रहें। आप ये देखेंगे, मतलब ये देखें, ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये तो घोला हुआ है ना सब कुछ। मेरा मतलब है you will automatically, your organization will start rising. Forget about the competition with the locals. आप you will be in competition with international, if आप दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो लाजिम है बिजनेस भी आपका फिर उसी तरह से होगा। खैर जी, ये बातें तो खैर हैं जो हैं। तो ओपीएम स्लाइड खत्म हो गई जी, आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो ये आ रही है, बड़े मसले मसाइल हैं जी। विजिबल है स्लाइड, मैच्योरिटी मॉडल की हाँ स्लाइड विजिबल है। असल में हमारे यहाँ कुछ सीन बदला हुआ है, जरा इसको ओके जी। मैच्योरिटी मॉडल के बाद अगली चीज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। असल में मैं इनको गाइड या प्रैक्टिस गाइड या उनमें नहीं शामिल करता इन दो चीजों को, ओपीएम 3 को और ये PMCDF, प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। नाउ दिस इज व्हाट, ये है एक, मतलब जो ओपीएम था, ओपीएम 3 था, दैट वाज फॉर द असेसमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, how mature an organization is in projects, programs, and portfolios. Now what we are talking about is how competent a project manager or a project individual or team member is. What is the competency level of that person? Zati assessment. So this is called project manager competency development framework. आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और खुद से अपने आप को असेस करना चाहते हैं, इस किताब में आपको गाइडलाइन मिलेगी, या आप टीम लीड हैं और अपनी टीम मेंबर्स को असेस करना चाहते हैं, या एचआर मैनेजर हैं और प्रोजेक्ट के स्टाफ को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को असेस करना चाहते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर्स को बुलाती है और वो आपको असेस करना चाहती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये उस वक्त ये चीज आपके काम आती है। तो इसमें बहुत जबरदस्त चीजें, और ये मैं इसका एवोल्यूशन देख रहा हूँ, अब ये 3rd एडिशन 4th एडिशन तक पहुंच गया। और अब ये जो बातें हम करते हैं ना, प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस, और वो अब उन्होंने वो सारा मिजाज उसका इसके मुताबिक कर दिया है, पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो अब कॉम्पिटेंसीज आपकी इसी तरह नापी जाएंगी, और आपने देखा अब आपका पीएमपी एग्जाम भी इसी तरह से लिया जा रहा है, अब आपकी बाद में कॉम्पिटेंसीज भी इसी से नापी जाएंगी। तो दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर, नहीं हो रही। हेलो जी जी सर, स्लाइड्स नहीं चेंज हो रही हैं। अभी देखिएगा, मैंने स्लाइड्स नहीं चेंज हो रही हैं। एक मिनट जरा वो मैच्योरिटी मॉडल के ऊपर। जी जी अभी आ गया।
Yeah, now it's visible. ये असल में रुक जाता है बीच में। ये पीछे मैंने ये डिस्कस किया प्रोजेक्ट मैनेजर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये है। और अभी मैं बात कर रहा हूं लेक्सिकॉन की। लेक्सिकॉन क्या चीज है? आप यूं समझिए जैसे एक किताब के एंड के ऊपर एक ग्लॉसरी दी होती है, ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। उस किताब में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल टर्म्स जो भी, उनको वहां बयान किया गया होता है। अब पीएमआई के तो बहुत से स्टैंडर्ड हैं, हर एक किताब की अपनी ग्लॉसरी। और ये प्रॉब्लम हमने फेस भी की कि क्योंकि शायद बहुत से लोग हैं इन्वॉल्व इसमें, इन किताबों को लिखने में, हजारों के हिसाब से। आपको पता है पीएमबीओ के 7th एडिशन लिखने में 15 से 20 हजार लोग इन्वॉल्व थे, और उसमें भी 20-25 लोगों की कोर टीम होती है, कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। मेरा नाम भी है इसके अंदर 6th एडिशन में, 7th एडिशन में, और उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया हुआ एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मतलब एक तो वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उस टीम में भी मैं 4th एडिशन तक मैंने काम किया। उसके बाद फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे ओपिनियन लेना होता है, वो उनका भी कंट्रीब्यूशन काउंट होती है, फिर आम आवाम की भी कंट्रीब्यूशन काउंट होती है, और इस तरह करते करते। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो ग्लॉसरीज थी, देयर वाज अ डिफरेंस इन डेफिनेशन फ्रॉम वन बुक टू अदर। So PMI decided about 10 years back that we will have one glossary for everything we produce. जितने भी स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, प्रैक्टिस गाइड्स, अल्लम गल्लम, हर चीज की हर किताब के अंदर डेफिनेशन वही होगी जो किसी और किताब में हो सकती है। अगर वही प्रोग्राम की डेफिनेशन जहां दी हुई है, तो दूसरी किताब में भी अगर प्रोग्राम का जिक्र आया है और प्रोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है, तो एग्जैक्टली वही वर्ड होंगे जो यहाँ। तो उन्होंने एक लेक्सिकॉन डेवलप कर ली, एक जुबान डेवलप कर ली, एक कॉमन ग्लॉसरी डेवलप कर ली, और उसकी एक अलग से किताब बना दी कि दिस इज द कॉमन डेफिनेशन। अगर किसी को कोई शक है तो यहां से देखिए। और बाय द वे, अब जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं पीएमआई के, उनके अंदर आपको लेक्सिकॉन वाली ही जुबान लिखी नजर आएगी। और मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। पहले ये नहीं था, पहले मैं खुद जानता हूं कि क्या क्या, पहले तो पीएमबीओके का एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से नहीं मिलता था। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि जो रिस्क वाला चैप्टर था, उसके जो प्रोसेसेस थे, उनके इतने ज्यादा इनपुट और इतने ज्यादा टूल्स थे, वो अलग टीम ने बनाया था। तो दूसरा चैप्टर था, उसके 2-2, 3-3 टूल दिए हुए थे। भाई क्या बकवास है, कोई कंसिस्टेंसी कोई नहीं थी। फिर अल्टीमेटली जैसे वक्त के साथ साथ सीखते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का एलिमेंट रहता है। तो वो जनाब बहुत चीजें इनहांस और इंप्रूव हमने अपनी आंखों से इन चीजों को होते देखा। फिर अर्न वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब बातें मैं आपसे कर चुका हूं। दिस इज द डायग्राम ऑफ पिक्चर ऑफ अ लॉट मेनी स्टैंडर्ड्स, यू कैन सी देयर आर सो मेनी। और अगर आपने ये सब पढ़े हो तो आपका क्या हाल हो, सोचे जरा। मैं आपको बताता हूं कि मतलब यू विल फील एलिवेटेड, यू विल फील मच मोर वाइजर। बहुत फर्क पड़ता है। मतलब मेरी हैबिट ये है कि मुझे पता है कुछ किताबें ऐसी हैं जो पढ़ी नहीं जा सकती, दे आर नॉट स्टोरी बुक्स, राइट। सो हम क्या करते हैं, ऐसी मुश्किल किताबों को पढ़ने के लिए हम डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा इसका क्या मतलब है, फिर क्या होगा। मेरी एडवाइस सुनिए, रीड एनीथिंग लाइक अ नॉवेल, डैम केयर अबाउट व्हाट इट मीन्स, डैम केयर अबाउट कि उसका क्या मतलब है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या ये है। कहानी की किताब की तरह बैठ के पढ़ें, समझ आए नहीं आता भाड़ में जाए। वंस यू विल गो थ्रू द होल बुक, जब आप किताब को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर गिर जाएगा, ये किताब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। वंस यू हैव कंप्लीटेड इट, you will see that some percentage has already been retained. Whatever you have studied and you have ignored a lot many things, more than 50% has been retained. अब जब आप दोबारा उसे पढ़ने जाएंगे तो you will be much more focused and you will reach 80% अंडरस्टैंडिंग। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग काफी होती है नई किताब की। 3 दफा पढ़ लें तो तकरीबन आप 99% अंडरस्टैंडिंग तक चले जाते हैं, विच इज फेयरली गुड। और अगर आप इससे भी ज्यादा बेहतर आप उनको प्रैक्टिकल पे करना चाहते हैं, स्टार्ट टीचिंग दैट बुक, स्टार्ट रीडिंग दैट बुक। मैंने भाई ये एक स्टैंडर्ड आया था डिसिप्लिन एजाइल का, तो मुझे समझ ही ना आए, पढ़ा ही ना जाए, इतनी उन्होंने वो अजीबो गरीब जुबान लिखी है और अजीब कॉन्सेप्ट है और इतनी मोटी किताब। मैंने कहा अच्छा क्या किया जाए,
मैंने कहा ओके, मैंने अनाउंस कर दिया आई विल बी रीडिंग दिस बुक ऑनलाइन लाउड, कौन कौन सुनना चाहता है आज। और मैंने लोगों को सुनानी शुरू कर दी, और जो मैंने सुनानी शुरू कर दी तो मुझे समझ आनी शुरू होगी, अगलों को भी आई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन देखिए मुझे समझ आनी शुरू होगी। मेरे लिए अकेले बैठ के उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम था, बट आई डिड इट। और अब मुझे सब पता है उस किताब के बारे में कि वो है क्या, उसकी क्या फिलॉसफी थी। और खैर वो एक अलग बात है कि देन आई टुक अ कोर्स आल्सो, वो DSM का डिसिप्लिन एजाइल स्क्रम मास्टर का, और उसमें मैं आई रियली अप्रिशिएट माय इंस्ट्रक्टर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर फैज रसूल हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने मतलब वाकई जो मेरे थोड़े बहुत शकूक व शुबात थे वो क्लियर कर दिए। तो वो चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई। और ये पर्सनल ग्रूमिंग, कॉम्पिटेंसी इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, ये आप लोगों की अपनी जाती जिम्मेदारी है। आप खुद अपने आप को बिल्ड करते रहा करो। जहां भी कभी उदास हो, नाकाम हो, कभी कोई कामयाबी आपको ना मिली हो, कभी नौकरी चली जाए, तो फौरी तौर पे पढ़ना शुरू कर दें, सर्टिफिकेशंस करना शुरू कर दें। अपने टाइम को वेस्ट ना करें और अपने आप को इमोशनली ब्लैकमेल ना हों। और आप देखेंगे कि जब हालात थोड़े बेहतर होंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ देन बिफोर। आप कहेंगे अब तो मैं ना इतना कैपेबल हो गया हूं, अब विजडम ही बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ चुकी होगी, तो ऑटोमेटिकली अगला जो है वो आपको बेटर प्लेस कर सकेगा। ओके जी, ये तो मैंने सारे स्टैंडर्ड्स आपको बयान कर दिए मेरा ख्याल है। अच्छा हाँ, आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं उनकी हैंडबुक होती है। आप जाएं PMI.org के ऊपर, सर्टिफिकेशन पे क्लिक करें, बाकी सर्टिफिकेशन के नाम आ जाएंगे, अपनी रिक्विजिट सर्टिफिकेशन को आप क्लिक करें तो उसकी ये जैसे ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू 2 सर्टिफिकेशंस, PMP एंड CAPM। PMP इसलिए कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कम से कम 3 साल का तजर्बा रखने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, वो PMP के लिए क्वालिफाई करते हैं। जिनका कम एक्सपीरियंस है या नहीं है एक्सपीरियंस, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो CAPM के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उनका तो बहुत ही आसान पेपर होता है, लेकिन फिर भी सिलेबस यही है और कोर्स भी यही है। तो वो अपनी हैंडबुक पढ़ें, आप अपनी हैंडबुक पढ़ें। इसी तरह एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन भी दोनों की अलग अलग है, और ये जो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है ये आपका सिलेबस है, और ये मैं बयान करूंगा आपके साथ। सर PMP की अच्छी प्रिपरेशन हो तो ये जो है CAMP ये भी निकाल सकते हैं आप। सर मैं कहता हूं CAPM तो आप बहता पानी है आपके लिए। इस कोर्स को करने के बाद बगैर सोचे समझे, बगैर तैयारी किए CAPM का एग्जाम दे दें, वो तो आप पास करें ना पहले, अगर करना है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है पास करने की, सीधा PMP करें। अगर आप PMP के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, CAPM तो उनके लिए जो न्यू एंट्रेंट्स हैं। तो मतलब ये कि मैंने CAPM किया हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि आई वॉज होल्डिंग द रिकॉर्ड कि मैंने PMI की सारी सर्टिफिकेशन की हुई थी सवाए CAPM के। तो जो मेरा मेंटर था उसने मुझे, मैंने जब उसे बताया कि मैंने ये आखिरी सर्टिफिकेशन भी कर ली है, उसने कहा लेकिन यू डिड नॉट डू ऑल ऑफ देम। व्हाट डू यू मीन, व्हाई डिडंट यू डू CAPM? CAPM इज नॉट फॉर मी। उसने कहा देन यू आर नॉट अ रिकॉर्ड होल्डर। तो उसने मुझे कहा कि जाओ जाके CAPM करो और अपना रिकॉर्ड क्लेम करो। तो इस तरीके के साथ फिर मैंने वो किया। फिर वो मैं लाजमी बात है कि रिकॉर्ड का तो ये होता है कि आपने फिर हमेशा उसको रिटेन रखना होता है। तो आई एम होल्डिंग टू ऑल ऑफ द सर्टिफिकेशन, आई पे फॉर ऑल ऑफ देम ऑन एनुअल बेसिस। राइट, ओके जी। तो 2 क्रेडेंशियल हैं हमारे पास, PMP का और CAPM का। आप लोगों के कंसर्न तो सिर्फ CAPM से, तो लेट अस टॉक ओनली अबाउट CAPM। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि PMP की हैंडबुक, वो एक तो वो हमने एड्रेस करनी है, दूसरी हमने PMP का एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन कवर करना है, और CCR की एक अलग से हैंडबुक बनी हुई है। CCR होता है कि जब आप PMP क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप PMP को अपकीप करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, तो वो CRC है। लेकिन उस हैंडबुक को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि PMP हैंडबुक के अंदर भी बताया गया है कि आप जब कर लेंगे तो कैसे अपकीप करें। तो एनीवेज वी आर मोर फोकस्ड अबाउट PMP हैंडबुक फर्स्ट एंड देन द PMP एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। उसके बाद जो तीसरी चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लाजमी बात है एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन और सिलेबस है,
तो उस सिलेबस को फिर मैं ग्रूम करूंगा और उसको मैं कोर्स की सूरत में, कोर्स में हमने क्या कब कैसे पढ़ना है उसके ऊपर लेके आऊंगा और फिर मैं आपको वो कोर्स पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन उस कोर्स के 5 मॉड्यूल्स हैं, पीएमपी के कोर्स के जो नया कोर्स है 5 मॉड्यूल्स हैं। ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूँ ये ऑफ द कोर्स है, मगर बट दे आर गुड एंड इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं एक और चीज भी करूंगा, उसको भी मैं मॉड्यूल 0 ही कहता हूं, वो है फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट एक्चुअली कवर्स फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ पीएमबीओ के 6th एडिशन एंड फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ पीएमबीओ के 7th एडिशन, ताकि हमारी ये 3 चैप्टर उसके और 2 इसके, ये फाउंडेशन बनाते हैं। बातें एक ही दी हुई हैं दोनों में, लेकिन थोड़े थोड़े लफ्जों की लेवल ऑफ डिटेल 7th में कम है, 6th में ज्यादा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। मगर ये कि वो अच्छी गुड टू नो। तो मैंने उसमें से जो जरूरी चीजें, ऐसी चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और जब तक आप ये नहीं करते उस वक्त तक मैं आपको आगे नहीं एक्चुअल मॉड्यूल में नहीं लेके जाऊंगा। तो ये जो चीजें जब आप कर लेंगे तो देन आई विल टेक योर एग्जाम ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद फिर हम जब मॉड्यूल वाइज चलना शुरू करेंगे तो 5 मॉड्यूल हैं, पांचों के मैं अलग अलग, जब जैसे जैसे मॉड्यूल खत्म होता जाएगा मैं उसका एग्जाम लेता जाऊंगा आपसे, और 5 एग्जाम्स के बाद फिर मैं आपसे फाइनल एग्जाम, ठीक है जी। लेकिन बिसाइड दैट आज तो कोर्स हमने स्टार्ट किया है। मैं आज ही जाके, अगर मुझे, आई होप कि मेरे पास आप लोगों के सब ईमेल एड्रेसेस वगैरह पहुंच चुके हों, जो कि नहीं है मेरे पास, मुझे पता है, और उसी की वजह से दिक्कत हो रही थी, वरना हम व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके होते और सारे में वो सब कुछ कर चुके होते, मैं आपको लिंक्स भी भेज देता। मैं आपको एक प्री असेसमेंट एग्जाम भेजूंगा, ठीक है जी। अगर मैं डायरेक्टली ना भेज सका, मेरे पास आप सबके कॉन्टेक्ट ना हुए, वैसे तो एक बात आप सब मौजूद हैं, आप बराए मेहरबानी मुझे भेज दीजिए। ये मैं लिख देता हूं इधर अपना व्हाट्सएप नंबर, सालिया का मुझे मिली थी पोस्ट, बाकी किसी ने नहीं भेजा अभी तक। तो मुझे जनाब चाहिए आपका पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर, और क्या होता है यार उसका, एड्रेस, लोकेशन वगैरह, वो जो कोई थोड़ा बहुत है। मतलब मोस्टली मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए व्हाट्सएप और ईमेल है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको ये चीज भिजवाता हूँ। एग्जाम में आपको भेज दूंगा सबको, आप लोग कल करके आइएगा, कल हम उसको थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये प्री असेसमेंट एग्जाम का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जिस नॉलेज के साथ इस कोर्स में दाखिल हुए हैं उसकी असेसमेंट करना कि आप लोग हाउ फिट यू आर। मतलब इसका कोई आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं जा रहा, आप फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बट हाउ मच विल यू लर्न, ये अगले जो आइंदा आने वाले टेस्ट हैं वो बताएंगे कि आप कैसे कैसे लर्न करें और क्या लर्न करें। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? जी बताइएगा। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो ये रिसोर्सेज आपने अभी दिखाए हैं या जो PMPOK बुक जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे, वी हैव टू बाय इट फ्रॉम द? सर वही बात है कि मेरे पास आप लोगों के लिंक्स नहीं थे, मैं आप लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग कंप्लीट, यू नो, ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द बुक्स इलेक्ट्रॉनिकली, पेपर्स भी आपके इलेक्ट्रॉनिकली हुआ करेंगे, ऑनलाइन हुआ करेंगे, और एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फुल इंस्ट्रक्शंस के साथ। द ओनली प्रॉब्लम है कि मुझे, आप जितने भी लोग हैं कोर्स अटेंड कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं मुझे बराए मेहरबानी भेज दें ये डिटेल्स, ताकि मैं फिर ये शुरू करूं। अगर तो आज जितने लोगों का होगा मैं उनको भेज दूंगा, यही हो सकता है, मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। जी जनाब, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप सब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इस तरह अगर किया जाए, कोई ग्रुप बना लिया जाए, जो जितने भी हैं हमारे ट्रेनी, जो भी डाटा हो आप उसमें व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें। ये वही बना रहे हैं ना, वही बना रहे हैं, वही बनाना चाह रहा हूँ मैं। मुझे भेज दें, मैं बना देता हूँ और फिर मैं उसके करता रहूंगा। चलें, बेहतर हो गया सर।
ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर आई हैव अ सजेशन। अगर जिस तरह आप पीटीसीएल एकेडमी इस्लामाबाद में इन पर्सन लेक्चर देते हैं, तो क्या इस तरह अरेंज हो सकता है कि अगर लाहौर या अदर बिग सिटीज में आप एक आध लेक्चर्स अरेंज कर दें, बिकॉज इन पर्सन ज्यादा क्लैरिटी या हमारी जो भी एम्बिगिटीज होंगी वी कैन डिस्कस। देखें, बात यह है कि मैं तो ये जो फिजिकल क्लास हो रही है इसके भी खिलाफ था। उसकी वजह यह है कि मुझे पता था कि लोगों ने नहीं आना, और मैंने इनको कई दफा कहा कि भाई ये फिजिकल क्लास ना रखें, ज्यादातर लोग तो आपके ऑनलाइन हैं। अगर 2-5 लोगों के लिए आप रख रहे हैं तो बिला वजह की एफर्ट है, पेट्रोल जाया कर रहे हैं आप, बिला वजह के बत्तियां जलेंगी, सब कुछ होगा। ऐसी अगर एक काम हो सकता है ऑनलाइन तो क्यों नहीं, मगर वो अब एक आदमी बैठा हुआ है और मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कल भी कोई आएगा कि नहीं आएगा। आ जाए तो अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट। सर इंशाल्लाह कल से मैं ज्वाइन करूंगा, बेफिक्र रहें। हाँ बिल्कुल आइए। दूसरी बात ये है कि इन पर्सन ज्यादा कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। आ सकता हूँ, बट देन आप मेरे सामने को 150-200 बंदा तो बिठाएं। अगर आपने 2 बंदों के लिए मुझे बुलाना है, 5 बंदों 10 बंदों के लिए बुलाना है, तो वो कोई मजा नहीं आता। तो फिर ऑनलाइन कर लेना सारी कहानी। आप लोग अपना अलग सेशन, एक मैं आपके साथ अलग सेशन कर लूंगा, आपके लोगों का 1-2 घंटे का गपशप लगा लेंगे उसमें। ओके सर। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों पे डिपेंड करता है। पीटीसीएल एकेडमी के साथ बातचीत हुई और काफी देर से हम इनके साथ कोर्सेज करा रहे हैं। मैंने स्क्रम के कोर्सेज कराए हैं, मैंने एसीपी के कराए हैं, पीएमपी के बहुत से कोर्सेज करवाए हैं यहाँ पर पिछले 10 सालों में, बल्कि ज्यादा हो गया, 15 साल हो गए मेरा ख्याल है पहला कोर्स जब से मैंने कराया था। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोविड की वजह से बिल्कुल ही जो बॉल गेम है चेंज हो गई है। तो ठीक है, फिर जैसा माहौल है उसके हिसाब से हमें ढल जाना चाहिए, या फिर पूरा इंतजाम करना चाहिए ओके ओके, नो इशू माहौल का। जी ओके सर। सर ये डिटेल्स में क्या क्या सेंड करना है, एक अपना ईमेल एड्रेस और मैं सर इधर लिख देता हूँ आपको चैट के अंदर। जी चलो, थैंक यू। एक मिनट, मेरा माउस फिर गुम हो गया, उधर नहीं चला गया? आ गया। अच्छा जी, इसमें जनाब फुल नेम, पोजीशन, फिर आ जाता है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, फिर जनाब आपका एड्रेस, ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, बस यही चीजें हैं मेरा ख्याल है। या दैट्स इट। मिल गया जी सबको? जी सर। ये मुझे भिजवा दीजिए, और मैं अपना ईमेल भी लिख देता हूँ अगर किसी ने ईमेल के थ्रू भिजवाना हो तो। दिस इज माय ईमेल एड्रेस। एक मिनट, ये जी, ये हो गया जी। कल इंशाल्लाह फिर हम यहीं से क्लास करेंगे। मैं अभी मतलब नेचुरली हमने स्टार्ट तो कोई 40-45 पे किया था, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ कि मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत शदीद तंग आ चुके होंगे और अब आप दौड़ने के चक्कर में होंगे, किसी तरह से जान छूटे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल थोड़ा सेशन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे ज्यादा चाहिए। आई वॉन्ट यू शुड टॉक, बातचीत हो हमारी, तो फिर मजा आएगा। तो इंशाल्लाह। एनी लास्ट रिमार्क्स? ये बुक्स इतनी स्टडी करनी पड़नी है? सर बुक से मत घबराइए, मतलब जो कुछ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगा, ये लेक्चर भी और चीजें भी। आप फिक्र ना करें, इतना कुछ होगा कि आप उसको पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे, और मतलब रीड स्कैन थ्रू भी कर लें तो ठीक है। कोई ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने एक एक लफ्ज ही पढ़ना है। जब आपने लेक्चर सुना हुआ होगा, जब किताब को देखेंगे तो आपको बस समझ आता जाएगा।
आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दैट ऑल डिपेंड, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, हाउ सीरियस आर यू इन योर पीएमपी प्रिपरेशन। अगर तो नहीं है तो फिर तो आपको कोई नहीं उठा सकता, लेकिन अगर आप वाकई करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूं अगर आपने सोच लिया, नियत कर ली, तो हो गया काम, फिर तो मसला खत्म है। बस इस चीज को ध्यान में रख के आप आगे बढ़े और फिर देखेंगे कैसे नहीं। और ये बिल्कुल बड़ा पक्का फार्मूला है, इफ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट कन्विंस योरसेल्फ यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। इंशाल्लाह सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। कल हम इंशाल्लाह इसी टाइम के ऊपर मिलते हैं और कल के ऊपर फिर इंशाल्लाह डिस्कशन आगे बढ़ेगी और आपके मैं ग्रुप वगैरह बना के आपको जो चीज भेज सकता हूँ भेज दूंगा। थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज।